हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आज के अपने फ्री फास्ट ट्रैक बैच के अंदर। सर जिनको नहीं पता, अपना YouTube पे बिल्कुल फ्री ऑडिट का फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है जिसमें अपन सब कुछ समझ तो रहे हैं, समझना तो है, साथ में याद भी कर रहे हैं। हाँ जी सर, अंडरस्टैंडिंग प्लस रट्टाफिकेशन। हाँ जी सर, याद भी अपन क्लास के अंदर ही कर रहे हैं, इंक्लूडिंग क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट भी कर रहे, क्वेश्चन भी कर रहे, तो समझ भी रहे, याद भी कर रहे, क्वेश्चन भी कर रहे और कॉन्सेप्ट भी कर रहे। पर एक बार शुरू करने के पहले, आज का स्टैंडर्ड शुरू करने के पहले एक बार कुछ बात सुन लो। एक बार प्लीज, छोटी सी बात करूंगा, सुन लो। तो देखो, आपको पता है ऑडिट के अपने दो पार्ट होते हैं। एक होता है अदर ऑडिट, आप लोगों को पता है अदर ऑडिट होता है, और एक स्टैंडर्ड्स होते हैं। स्टैंडर्ड मतलब जो स्टैंडर्ड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड है, एसेज, एसआरई, एसएई, एसआरएस, वो सारे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। और एक है अदर ऑडिट। तो ये दोनों आपको मैं फ्री के अंदर यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहा हूं। पर जो अदर ऑडिट है ना, वो अपन ने बहुत अच्छे से बिल्कुल डिटेल पे अपन ने यूट्यूब के अंदर करा है, बहुत अच्छे से, इंक्लूडिंग क्वेश्चन, सब कुछ समझा है, याद करा है, पूरा डिटेल के अंदर करा है। अदर ऑडिट में जैसे आप मान सकते हो, जो भी चैप्टर नंबर आई थिंक 12, चैप्टर नंबर 12 से लेके चैप्टर नंबर 19, ये पूरा पोर्शन एक अदर ऑडिट का है। पूरा अच्छे से डिटेल में करा है, कहीं पे भी और कुछ जाने की जरूरत नहीं है। ये मोर देन सफिशिएंट है, बिल्कुल आराम से करा है, बिल्कुल आराम से। पर जो ये स्टैंडर्ड है ना, देखो ये एंगेजमेंट स्टैंडर्ड इतने बड़े हो जाते हैं ना कि इनको यूट्यूब पे बहुत ज्यादा आराम से मैं इसको नहीं कर सकता यूट्यूब के अंदर। और बच्चों की डिमांड भी यही थी, सर इसको जल्दी कराओ, हमको एंगेजमेंट स्टैंडर्ड जल्दी करने, बच्चों की डिमांड थी। इस वजह से ये जो स्टैंडर्ड्स है ना, वो थोड़े जल्दी मैराथन टाइप वे के अंदर होंगे, थोड़े से जल्दी हो रहे, जो ऐसे ही एसआरएस वाले। ठीक है, तो आज की क्लास भी थोड़ी सी जल्दी मैराथन वे वाली होने वाली है। पर भाई एक चीज ध्यान रखना, जिसके एंगेजमेंट स्टैंडर्ड कमजोर है तो ध्यान रखना भाई, आईसीआई एंगेजमेंट स्टैंडर्ड आपके 55 मार्क्स तक पूछ लेती है। हाँ जी, 55 मार्क्स, 50 से 55 मार्क्स तक आईसीआई एंगेजमेंट स्टैंडर्ड पूछती है आपके 50 से 55 मार्क्स तक। तो इनको डिटेल में करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ कवर्डनेस नहीं करूंगा, कुछ छुड़ाऊंगा नहीं, पर सब जल्दी होगा। आज की कक्षा के अंदर सब कुछ जल्दी होगा, क्योंकि बच्चे भी यही चाह रहे सर जल्दी कराओ। तो इनको जिनको भी फिर डिटेल के अंदर करना है, तो भाई आप चाहो तो हमारा कोई दूसरा बैच ले सकते हो, कोई भी बैच सब्सक्राइब कर लेना, चाहे एग्जाम ओरिएंटेड हो या रेगुलर हो। दोनों के अंदर बहुत डिटेल में कराया। आप चाहे एग्जाम ओरिएंटेड भी लोगे तो भी बहुत डिटेल के अंदर कराया, क्योंकि ऐसे इनसे बहुत डीप में एमसीक्यू और केस सिनेरियो पूछती है, तो इनसे कॉम्प्रोमाइज आपको कभी भी नहीं करना। और जिनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, हाँ सर एक बार वापस से करना है, तो वो अपना ये फटाफट वाला वीडियो देख सकते हो। बाकी रही बात अदर ऑडिट की, वो अपन ने बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर करा है। ठीक है, और आपको जो नोट्स है वो भी फ्री के अंदर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ये नोट्स भी आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल वगैरह पे मिल जाएंगे, नोट्स भी। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं नोट्स भी फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलो सर शुरू करते हैं, आइए। हाँ जी दोस्तों, तो फटाफट से अब ऐसे 700 की सीरीज पूरी खत्म कर लेते हैं। मैराथन ले रहे हैं अपन ऐसे 700 का, जिसके अंदर सर ऐसे 700, 701, 705, 700, 700, 720 और कुछ एक अलग से एडिशनल कुछ चीजें और है, वो भी अपन कवर कर लेंगे इस चैप्टर नंबर 7 में, जितनी भी चीजें है ना। तो चलिए सर, सबसे पहले ऐसे 700 शुरू करते हैं। सर ऐसे 700 क्या होता है? ऐसे 700 बोलता है कि ऑडिटर को ओपिनियन फॉर्म करनी है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। वो तब की बात करना जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो उसको और उसको जो एविडेंस मिले उस बेसिस पे उसको ओपिनियन देनी है। तो उसको जो भी कंक्लूजन ड्रॉ करनी है वो एविडेंस से मिलनी है, उस हिसाब से उसको ओपिनियन ड्रॉ करनी है। और ये हमेशा रिटर्न में होती है, कभी भी एमसीक्यू वगैरह आ जाएगी ओरल में दे सकता है ना भाई, हमेशा रिटर्न में होती है। ठीक है ना। अब उसके अंदर दो केस होते हैं, एक तो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब जनरल पर्पस वाला क्या होता है सर? जो कॉमन लोगों की यूजर नीड के लिए बनता है, जो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क से बनता है, जो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क से बनता है, मतलब कॉमन लोगों की यूजर की नीड के लिए बनता है। कॉमन फाइनेंशियल इन्फो फॉर ए वाइड रेंज ऑफ यूजर, बहुत सारे लोगों की नीड के लिए वो एक साथ बनता है। जैसे जनरली रिलायंस हो, अडानी हो या कोई भी हो, वो जो इंडेज एस के हिसाब से जो बनाते हैं जनरल पर्पस फ्रेमवर्क जो है, उसके हिसाब से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करते हैं वो कहलाएंगे जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। अब यही होता कि जैसे अपन स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क जो अपन ऐसे 800 में और डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसे 800 में अपन पढ़ेंगे कि अगर कभी किसी बैंक वाले ने मुझसे स्पेसिफिक मांगा कि मैं गया लोन लेने के, उसने बोला कि नहीं ऐसे अकाउंट नहीं चलेंगे। बैंक वाले ने बोला कि तू एक काम कर, असेट को मुझे लिक्विडेशन बेसिस पे दे, मुझे इन्वेंट्री को तू एनआरबी बेसिस पे ले, तो मुझे लीफो नहीं फीफो करके अकाउंटिंग दे। मतलब उसने अपना एक अलग से फ्रेमवर्क बनाया, क्यों दिया? तभी वो मुझे बैंक वाला मुझे तभी लोन देगा, केवल तभी लोन देगा। तो वो नीड ऑफ स्पेसिफिक यूजर, वो केवल एक स्पेसिफिक यूजर की नीड पूरी करने के लिए बनाया था, वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क था। ठीक है, तो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क से जो एफएस बनेगा वो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाएगा, और एक होता है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब चाहे जो भी हो, जनरल पर्पस हो या स्पेशल पर्पस हो, दोनों से बन सकते हैं, फेयर रिप्रेजेंटेशन से भी और कंप्लायंस से भी। सर कंप्लायंस फ्रेमवर्क मतलब
कंप्लायंस फ्रेमवर्क मतलब मैंने जो भी लॉ एंड रेगुलेशन बोलता था, मतलब लेट्स से शेड्यूल 3 जो भी बोलता था, इंडेस जो भी बोलता था, मतलब मेरे पे जो भी एफआरएफ लगता था, मैंने पूरा का पूरा 100% उसको कंप्लाई करा, मैंने पूरा का पूरा 100% उसको कंप्लाई करा। तो कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेमवर्क, कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेमवर्क। पर सर फिर फेयर रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क नहीं कंप्लाई करता क्या इन चीजों से? नहीं भाई, फेयर रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क भी शेड्यूल 3 इंडेस वगैरह की पूरी रिक्वायरमेंट कंप्लाई करता ही है, वो भी कंप्लाई करता है रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेमवर्क। पर उसके केस के अंदर वो देखता है कि प्रेजेंटेशन थोड़ी और फेयर होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन थोड़ी और फेयर होनी चाहिए। तो वो क्या करता है, जो इंडेस वगैरह में जो एफआरएफ में डिस्क्लोजर नहीं चाहिए, वो एडिशनल डिस्क्लोजर और दे देता है। जो इंडेस में डिस्क्लोजर नहीं चाहिए, वो एडिशनल डिस्क्लोजर बियॉन्ड जाके और देता है। या फिर उसको लगता है कि कोई डिस्क्लोजर नहीं देनी चाहिए या फिर डिपार्ट करना चाहिए, तो वो उस एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में उस डिस्क्लोजर को हटा सकता है, ताकि यूजर मिसलीड ना हो और फेयर प्रेजेंटेशन हो। तो टू अचीव द फेयर प्रेजेंटेशन वो डिस्क्लोजर बियॉन्ड दे देता है जो एफआरएफ नहीं करता, या फिर डिपार्ट कर जाता है, ठीक है ना, एक्सेप्शनली रेयर कंडीशन के अंदर, ताकि फेयर प्रेजेंटेशन हो, ठीक है ना। फिर बस अनमोडिफाइड ओपिनियन कब देते हैं सर? अनमोडिफाइड ओपिनियन अपन जनरली देते हैं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट बनाओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। सब मॉडिफाई कब करते हैं ओपिनियन, ये अपन बाद में भी ऐसे 705 में और पढ़ लेंगे। मॉडिफाई तब करते हैं ओपिनियन या तो मुझे एविडेंस मिले ही नहीं, या तो मुझे ऑडिट एविडेंसेस मिले ही नहीं, सॉरी, या तो मुझे ऑडिट एविडेंसेस मिले ही नहीं, अनेबल टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस। तो या तो मुझे ऑडिट एविडेंसेस मिले ही नहीं कि एफएस फ्री है मटेरियल स्टेटमेंट से, या फिर मुझे एविडेंस मिल गए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट, की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती है, मींस नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट। सर अनमोडिफाइड ओपिनियन की लैंग्वेज क्या होती है? सर दो केस है, आप फेयर प्रेजेंटेशन ले रहे हो, कंप्लायंस। अगर फेयर प्रेजेंटेशन ले रहे हो तो आप या तो लिख सकते हो कि इन और ओपिनियन, मेरी ओपिनियन के हिसाब से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इन और ओपिनियन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी फाइनेंशियल इज फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, या तो आप लिख दो फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ, फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ, या फिर आप लिख दो गिव्स ट्रू एंड फेयर, सेम टू सेम वर्डिंग, बस आप या तो लिख सकते हो फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट या फिर लिख सकते हो गिव्स ट्रू एंड फेयर, फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट या फिर लिख सकते हो गिव्स ट्रू एंड फेयर, फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट या फिर लिख सकते हो गिव्स ट्रू एंड फेयर। ये सर कंप्लायंस फ्रेमवर्क की बात करें तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क में लिखना होता है कि द मेरे ओपिनियन के हिसाब से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। सर तो फेयर रिप्रेजेंटेशन है कंप्लायंस उस हिसाब से, तो फेयर रिप्रेजेंटेशन में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट लिख सकते हो। सर क्या लिख सकते हो? फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट या फिर गिव्स थ्रू एंड फेयर। और सर यही कंप्लायंस फ्रेमवर्क की बात है तो प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल। जब भी अनमोडिफाइड ओपिनियन आप ले रहे हो तो आप अभी ऐसे शब्द यूज मत लेना इफ बट वाले कि मतलब अरे ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा, नहीं ऐसा कुछ मत लेना। मतलब विद द फॉरगोइंग एक्सप्लेनेशन सब्जेक्ट टू, ऐसा यूज लेके कभी भी अनमोडिफाइड ओपिनियन आप नहीं दे सकते, विद द फॉरगोइंग एक्सप्लेनेशन सब्जेक्ट टू। मैं वापस से देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे वापस से नोट्स कर रहे हैं। अरे भाइयों बहनों, मैंने कहा ना नोट्स के लिए, मैंने आपको कहा नोट्स जो भी होंगे वो आपको मोस्ट ऑफ द नोट्स, मोस्टली मैं देखो ऑलमोस्ट सारे कह रहा हूँ, 100% तो मैं भी नहीं प्रोवाइड कर सकता, मेरे पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है फ्री के अंदर, बट ऑलमोस्ट सारे नोट्स मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे मैं ऑलरेडी है, टेलीग्राम चैनल पे आप चले जाना, मेरा टेलीग्राम चैनल है CA हेमंत सोमानी। आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे CA हेमंत सोमानी, ऊपर ग्लोबल सर्च का ऑप्शन आता है ना सर्च का, वहां पर CA हेमंत सोमानी सर्च करना, टेलीग्राम चैनल पे जाना मेरे, वहां पे आपको ऑलमोस्ट सारे नोट्स मिल जाएंगे। देखो 100% तो नहीं पर ऑलमोस्ट सारे मिल जाएंगे, ठीक है। सबकी PDF आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। वहां पर भी अब पूछना मत सर कहाँ है, अरे भाई वहां पर टेलीग्राम चैनल पे जाते हो तो ऊपर एक ऑप्शन नहीं आता मीडिया या फिर फाइल्स का, मीडिया और फाइल्स का ऑप्शन आता है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाने के बाद अंदर आएगा, तो वहां पर आपको मिल जाएंगे, स्क्रॉल करना PDF मिल जाएगी बहुत सारी फ्री में, ठीक है ना। अब चलो वापस से आ जाओ क्लास में। मुझे सर ओपिनियन देते हो क्या क्या चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी? मुझे ओपिनियन देते वक्त कंक्लूजन शैल टेक इनटू अकाउंट, क्या मुझे सही मिल गई क्या मुझे सही मिल गई क्या, कोई भी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल है क्या मुझे सही मिल गई क्या, कोई भी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है, कोई भी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल है क्या, और कुछ इवेल्यूशन करने पड़ेंगे। क्या इवेल्यूशन करूंगा मैं? मुझे इवेल्यूशन करने पड़ेगा कि क्या कंपनी के अंदर जो डिस्क्लोजर है, जो भी सॉरी कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है वो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बना है या नहीं बना, एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बना है नहीं बना। तो मैं क्या चीजें चेक करूंगा एप्लीकेबल एफआरएफ बनाने में? मैं करूंगा डॉक्टर स्टेप, क्या देखूंगा मैं? डॉक्टर स्टेप, DRSTEP, डॉक्टर स्टेप में देखूंगा, डॉक्टर स्टेप। डी से डिस्क्लोजर देखूंगा मैं, कहा गया भाई डी से डिस्क्लोजर में देखूंगा क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडिक्वेट डिस्क्लोजर है क्या, रिगार्डिंग कोई भी अगर इवेंट इफेक्ट हुआ है इस साल, कोई भी मटेरियल ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए, डी से डिस्क्लोजर एडिक्वेट होना चाहिए।
डी आर, आर से रिलेवेंट, केवल रिलेवेंट एंड रिलायबल चीजें होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब रिलेवेंट एंड रिलायबल एस्पेक्ट में बना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड इन रिलेवेंट एंड रिलायबल एस्पेक्ट बना है, ठीक है। डी डॉक्टर, डी आर डॉक्टर स्टेप, एस से सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी जितनी भी है वो डिस्क्लोज कर दो, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज कर दो। टी से टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी जो भी आपने यूज लिया एफएस बनाने में वो डिस्क्लोज कर दो। डॉक्टर एस टी ई से एस्टीमेट, एस्टीमेट जो होने चाहिए वो रीजनेबल होने चाहिए। पी से पॉलिसी, पॉलिसी आप कंसिस्टेंट लगाओ, पॉलिसी आप जो भी लगा रहे हो वो कंसिस्टेंट लगाओ एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, एज पर एप्लीकेबल। तो सर अपन ने क्या पढ़ा, क्या क्या कंक्लूजन में अपन को ध्यान रखना, अपन को लेना डॉक्टर स्टेप। डी से अपन को देखना है सर डिस्क्लोजर जो भी वो एडिक्वेट होने चाहिए। आर से रिलेवेंट रिलायबल प्रेजेंटेशन उसका करो। एस टी ई पी, एस से सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी प्रेजेंट कर दो। टी से टर्मिनोलॉजी बता दो। ई से एस्टीमेट बता दो। पी से पॉलिसीज बता दो कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। अब सर एक क्वेश्चन था कि ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है, कंटिंजेंट लायबिलिटी में उन्होंने क्या करा, कंटिंजेंट लायबिलिटी के अंदर उन्होंने प्रेजेंट तो करा डिस्क्लोजर के अंदर, मतलब मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया तो उसमें कंटिंजेंट लायबिलिटी तो लिख दिया, पर उसमें नहीं बताया कि कितना इफेक्ट हो सकता है, क्वांटिफाई नहीं करा, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो सर जब भी कंटिंजेंट लायबिलिटी आप बताते हो तो उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देना होता है एज पर इंड एस 37। क्या देना होता है कि इसका फाइनेंशियल इफेक्ट कितना आ सकता है, अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ आउटफ्लो, फाइनेंशियल इफेक्ट कितना आ सकता है, अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ आउटफ्लो एस्टिमेटेड क्या है आपको, और क्या इसका कोई रिइंबर्समेंट मिलेगा। अगर ये सब नहीं है तो एक तो ऊपर वाली चीजें लिख देना कि मतलब अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर नहीं है तो मैं मॉडिफाई कर दूंगा ओपिनियन। अब सर क्या क्या ऑडिट रिपोर्ट में को लगाना है, तो ऑडिट रिपोर्ट में मैं क्या क्या चीजें लिखता हूं, मैं लिखता हूं सर ताऊ भी जीके में आओ एसपीडी। क्या बोला मैंने, ताऊ भी, ताऊ जी होते, ताऊ जी जो पापा के बड़े पापा, पापा के पापा मतलब पापा के बड़े भाई, सॉरी पापा के बड़े भाई, ताऊ ताऊ, तो ताऊ भी जीके में, ताऊ भी जीके में आओ एसपीडी, 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 ताऊ भी जीके में आओ एसपीडी। तो एलिमेंट क्या होता है, एक तो हमेशा राइटिंग में होती है ऑडिट रिपोर्ट, तो ताऊ भी जीके में आओ एसपीडी। टी से टाइटल, ए से एड्रेस, चलो एक एक करके पढ़ ही लेते हैं। टाइटल एड्रेसी, टी से टाइटल, टाइटल होना चाहिए कि एक इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट है। एड्रेसी आप किसको वो दे रहे हो, शेयर होल्डर को, टीसीडब्ल्यूजी को, जिसको भी आप वो दे रहे हो, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उसको पार्टनर्स को। टीएओ, ओ से ओपिनियन, ओ से ओपिनियन, ताओ भी जीके में आओ एसपीडी, ओ से ओपिनियन। ओपिनियन के अंदर मैंने कैसे याद कराया था आपको, क्या क्या चीजें देनी है। जब भी आप ओपिनियन दोगे तो आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिमाग में लाना, जैसे अब ये बनाओ तुम्हारी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसके ऊपर क्या लिखते हो, एबीसी लिमिटेड, फिर इसके नीचे लिखते हो बैलेंस शीट, पर तुम सिर्फ बैलेंस शीट नहीं लिखते, मतलब एक्स वाई जेड लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड, कंपनी का नाम लिखते हो, फिर बैलेंस शीट लिखते हो, पर यहाँ पर वर्ड लिखते हो ऑडिटेड बैलेंस शीट। क्या लिखते हो, ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्लस साथ में तुम पीरियड भी तो लिखते हो कि ये 31 मार्च 2024 की है। तो तुमने एबीसी लिमिटेड वर्ड लिया, एबीसी लिमिटेड लिया, साथ में तुम नीचे नोट्स टू अकाउंट्स लिखते हो, साथ में तुम नीचे नोट्स टू अकाउंट्स लिखते हो। तो तुमने क्या क्या लिखा ये देखो, सबसे पहले कंपनी का नाम लिखा, कंपनी का नाम लिखा, तो एंटिटी आइडेंटिफाई करना हमेशा, एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑडिटेड, तो हमेशा ओपिनियन में एंटिटी जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करा वो बताना। साथ में तुम वर्ड ऑडिटेड यूज लेना, मतलब स्टेट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑडिटेड। फिर तुमने लिखा है पे बैलेंस शीट, मतलब तुमने हर एक का टाइटल लिखा, बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट लिखोगे, पीएनएल है तो पीएनएल लिखोगे, सबका टाइटल लिखोगे, आइडेंटिफाई करोगे टाइटल, तो आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट। फिर तुमने पीरियड लिखा, किस पीरियड का है, ये देखो डेट और पीरियड जो भी कवर हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर तुमने लिखा नोट्स टू अकाउंट्स, तो साथ में नोट्स है ना वो उसको भी रेफर करोगे, नोट्स को भी रेफर करोगे, ठीक है। तो ऐसे तुम इसको याद कर सकते हो, एक दिमाग में बैलेंस शीट ले आना, तो ओपिनियन में ये चीजें कवर होती है, ठीक है ना। फिर जरा बेसिस ऑफ ओपिनियन, बेसिस तो टाउ बी, टाई से टाइटल हो गया, ऐसे एड्रेस हो गया, ओ से ओपिनियन हो गया, टाउ बी, बी से सब बेसिस ऑफ ओपिनियन, बी से बेसिस ऑफ ओपिनियन। जब भी तुम ओपिनियन दोगे तो तुम्हारा बेसिस क्या ओपिनियन का वो तुमको बताना पड़ेगा, तो उसमें तुमने लिखना पड़ेगा सर मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैंने एसएस को फॉलो करके ऑडिट करी है, साथ में मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने वो फॉलो करके ऑडिट करी। सर मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैंने एसए को भी फॉलो करा, मेरी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फॉलो करा है, उसके बाद मेरे को साई मिला है, उसको बाद मेरे को साई मिला है। सर मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैंने एसएस भी फॉलो करा, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करी, उसके बाद मेरे को साई मिला। सर मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैंने एसए भी फॉलो करा, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करी, उसके बाद मेरे को साई मिला। तो तुमको बताना है कि तुम इंडिपेंडेंट हो, तुमको स्टेटमेंट देना है दैट ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट। तुमने एसए फॉलो करा तो तुमको बताना है दैट स्टेट दैट ऑडिटर वाज कंडक्टेड एज पर स्टैंडर्ड ऑडिटिंग। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैंने ऐसे भी फॉलो करी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करी, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो तुमको ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बतानी है। मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैंने ऐसे ही फॉलो करा, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करी, उसके बाद मुझे साई मिले, तो तुमको बताना है वेदर ऑडिटर बिलीव दैट ही हैज ऑब्टेन्ड द साई। ताऊ भी जीके में आओ एसपीडी, ताऊ बी, बी से हो गया बेसिस ओपिनियन, जीके में, जी मतलब गोइंग कंसर्न, अगर गोइंग कंसर्न का कोई मैटर तो यह बताना है, की ऑडिट मैटर्स तुमको यहाँ पर बताने हैं, जनरल पर्पस एफएस के। ताऊ बी जीके में, के में, एम से मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एफएस को प्रिपेयर करना और इंटरनल कंट्रोल मेंटेन करना, ठीक है ना। साथ में गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करना, गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करना।
अब यहाँ पे देखना है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ओवरसी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की थी या किसी और की थी। अगर किसी और की होगी ना तो मैं लिख दूंगा जैसे टीसीडब्ल्यूजी एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टीसीडब्ल्यूजी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एफएस, या फिर कोई भी मतलब नाम को अमेंड कर दूंगा। ठीक है, ताऊ भी जीके में आओ एसपीडी, आओ एसपीडी, एओ एओ, ए मतलब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए मतलब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओ मतलब अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए मतलब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओ मतलब अदर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए मतलब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का लोकेशन क्या होगा ऑडिट रिपोर्ट में, या तो मैं ऑडिट रिपोर्ट की बॉडी में दे सकता हूँ, या तो मैं ऑडिट रिपोर्ट की बॉडी में दे सकता हूँ, या फिर पीछे अपेंडिक्स में अटैच कर दूंगा, या फिर पीछे किसी अपेंडिक्स में अटैच कर दूंगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर मैं किसी साइट पे मतलब जो लॉ एंड रेगुलेशन अगर परमिट करे, अगर लॉ एंड रेगुलेशन परमिट करें तो मैं किसी वेबसाइट पे उनको रेफर कर सकता हूँ अप्रोप्रिएट अथॉरिटी की, कि जहाँ पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी है ऑन ए वेबसाइट ऑफ अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जहाँ लॉ रेगुलेशन मुझे परमिट करे। तो या तो मैं बॉडी में दे सकता हूँ या पीछे अपेंडिक्स में दे सकता हूँ, या उनको रेफर कर सकता हूँ टू रेफर टू द अप्रोप्रिएट बॉडी वेबसाइट। आओ भी जीके में आओ एसपीडी, ए मतलब ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओ मतलब अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ऑडिटर की कोई अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको अलग से सेपरेटली उसी ऑडिट रिपोर्ट में सेपरेट सेक्शन में शो कर देना, जैसे सर कारो 2020 की, ठीक है ना। फिर एसपीडी सिग्नेचर प्लेस डेट, सिग्नेचर प्लेस डेट तो मुझे सिग्नेचर करना पड़ेगा, मेरे नाम से ऑडिट फर्म का नाम लिखना पड़ेगा, अगर ऑडिट फर्म में हो मेंबरशिप नंबर, फर्म के नंबर और यूडीएन मुझे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, सब प्लेस लिखना पड़ेगा, प्लेस मतलब जनरली सिटी होता है, डी मतलब डेट, ऑडिट रिपोर्ट की डेट ये हमेशा बाद में होगी जब तक मुझे साई मिलेगा, पहले मुझे साई मिलेगा उसके बाद मैं ऑडिट रिपोर्ट इशू करूंगा। सो ऑडिट रिपोर्ट शैल नॉट बी इशू बिफोर द डेट ऑफ टेकिंग साई। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने बोला कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अपन ने जो बोला सर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ओएमआर, जो ओएमआर शीट नहीं होती एग्जाम में जब अपन ओएमआर के आंसर लिखते हैं, मतलब ओएमआर में गोले गोले भरते ओएमआर वाले एमसीक्यू वाले, तो ओएमआर भरना, ओएमआर भरते वक्त स्केप्टिसिज्म रखना, ओएमआर भरते वक्त मतलब ध्यान से ओएमआर भरना, मतलब ध्यान से ओएमआर भरना, तो ओएमआर भरते वक्त स्केप्टिसिज्म रखना, ओएमआर भरते वक्त स्केप्टिसिज्म रखना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एग्जामिनर ने चीख चीख के मुझे कम्युनिकेट कर दिया, सिंपल सी बात है ना, मैं ओएमआर भर रहा था तो ओएमआर ने चीख चीख के कम्युनिकेट कर दिया, क्या चीख चीख के कम्युनिकेट कर दिया, उसने बोला कि ओएमआर भरते वक्त स्केप्टिसिज्म रखना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओएमआर भरते वक्त स्केप्टिसिज्म रखना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओएमआर भरते वक्त स्केप्टिसिज्म रखना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसने मुझे कम्युनिकेट कर दिया, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने मुझे कम्युनिकेट कर दिया ओएमआर भरते वक्त। तो सबसे पहले मुझे ओएमआर बताना है, ऑल्सो ऑब्जेक्टिव, एम से मिस स्टेटमेंट, आर से रीजनेबल। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेरे को रीजनेबल एश्योरेंस देना है। ओएमआर, एम से मिस स्टेटमेंट मटेरियल कब कहलाएंगे, जब वो एक यूजर का इकोनॉमिक डिसीजन हिला है। ओ से ऑब्जेक्टिव हो गया, एम से मिस स्टेटमेंट हो गया, आर से रीजनेबल एश्योरेंस एब्सोल्यूट नहीं है। ओएमआर भरते वक्त स्केप्टिज्म रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्केप्टिज्म मतलब मुझे प्रोफेशनल स्केप्टिज्म और जजमेंट लगाना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा ऑडिटर ने मुझे एग्जामिनर ने चीख चीख के कम्युनिकेट कर दिया। तो कम्युनिकेशन के अंदर एक तो ऐसे 260 बोलता है कि जो भी ऐसे 260 में मैटर कम्युनिकेट करने वो आपको यहाँ पे लिखने होंगे। लिस्टेड कंपनी के अंदर आपको इंडिपेंडेंस की चीजें भी कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, वो भी आप इधर कर देना। ऐसे 701 अगर लिस्टेड कंपनी है तो की ऑडिट मैटर भी आपको यहाँ पे कम्युनिकेट करने पड़ेंगे। तो कम्युनिकेशन में ऐसे 260 हो गया, और लिस्टेड कंपनी हो गया ऐसे 701 हो गया, लिस्टेड कंपनी हो गया ऐसे 701 हो गया। तो मैंने बोला था स्केप्टिज्म रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिया जीएफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन है, रिया जीएफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिया जीएफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर से रोमम को असेस करना, आई से इंटरनल कंट्रोल को समझना, ए से अकाउंटिंग पॉलिसी अप्रोप्रिएट है या नहीं, तो RIA रिया, रोमम को असेस करना, आई से इंटरनल कंट्रोल समझना, ए से अकाउंटिंग पॉलिसी अप्रोप्रिएट है नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसी अप्रोप्रिएट। जीएफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गोइंग कंसर्न मैनेजमेंट का सही है या नहीं वो देखना। एफ मतलब फेयर रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। अब सर दो केस, अब सर ऐसा केस आ गया कि कभी मेरे को ऑडिट करनी है, तो मेरे को क्या बोल रहा है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑडिटिंग जो होते हैं ना, मुझे वो भी फॉलो करना है, साथ में मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग भी फॉलो करनी है। तो मुझे दो चीजें फॉलो करके ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी है, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग भी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑडिटिंग भी। तो इस केस के अंदर मैं असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगा जब तक क्या सेटिस्फाई नहीं हो जाए। अगर मैं असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगा अगर इन दोनों को फॉलो करके मेरी कोई डिफरेंट ओपिनियन आ रही है, मेरी कोई ओपिनियन डिफरेंट आ रही है, कि ऐसे बोल रहा है कि ओपिनियन स्टैंडर्ड ऑडिटिंग बोल रहा है कि आपको अनमोडिफाइड ओपिनियन देनी है, ऐसा बोल रहा है कि नहीं आपको मॉडिफाइड देनी है, ऐसा कुछ भी। तो अगर मेरी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रही है तो मैं असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। दूसरा, मेरे को कहीं पे ईओएम और ओएम पेरा देना है, एज पर स्टैंडर्ड ऑडिटिंग, पर मुझे ये रोक रहा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग मुझे रोक रहा है कि आप ईओएम ओएम पेरा नहीं दे सकते। तो अगर ऐसा केस है कि कहीं पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है या फिर मैं ईओएम ओएम पेरा नहीं दे पा रहा, तो मैं असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। बाकी मैं कर सकता हूँ, पर मुझे देखना है कि वरना मैं नहीं करूंगा अगर कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है या फिर ईओएम ओएम पेरा यूज लेने से मना कर रहा है वो।
साथ में जो जो भी एलिमेंट अपन ने पढ़े ना, ताऊ बी जीके में, आओ एसपीडी, जो भी अपन ने एलिमेंट पढ़े स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग की ऑडिट रिपोर्ट के, तो मिनिमम मुझे ऑडिट रिपोर्ट में वो एलिमेंट तो देने ही देने हैं, वो एलिमेंट तो मुझे देने ही देने हैं। तभी मैं बोल पाऊंगा कि आई हैव कंडक्टेड द ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो मैं ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करूंगा अगर कहीं पे भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, या फिर नॉट इंक्लूड ईओएम और ओएम पेरा, मैं ओएम ईओएम पेरा इंक्लूड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ ईओएम ओएम पेरा, साथ में मेरे को मिनिमम ईच एलिमेंट जो भी अपन ने प्रिस्क्राइब करे ना लॉ एंड रेगुलेशन, मतलब ऐसे 700 ने जो भी प्रिस्क्राइब करे वो ऑडिट रिपोर्ट, तो वो मिनिमम एलिमेंट तो मुझे शो करने ही करने। सर उसके बाद अब कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रेजेंट है एफआरएफ के हिसाब से प्रेजेंट होता है, ठीक है, पर मैनेजमेंट को कोई चुल मची, मैनेजमेंट को कोई इच्छा हुई कि मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कोई चीज नहीं कहता प्रेजेंट करने के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कोई चीज प्रेजेंट करने के लिए नहीं कहता। लाइक लेट्स से कोई एडिशनल पी&एल, उसने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा बना दिया पूरा का पूरा, उसने कोई एडिशनल पी&एल जबरदस्ती प्रेजेंट कर दिया, इंडेस नहीं बोल रहा उसको प्रेजेंट करने के लिए, उसने जबरदस्ती प्रेजेंट कर दिया वो एडिशनल पी&एल, उसने वो एडिशनल पी&एल जबरदस्ती का प्रेजेंट कर दिया है। तो उस केस के अंदर मुझे जो देखना है कि जो भी उसने एक्स्ट्रा चीज प्रेजेंट करी है, जो भी उसने एक्स्ट्रा प्रेजेंट करी है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नहीं कहता, क्या वो इंटीग्रल पार्ट है, क्या वो इंटीग्रल पार्ट है, क्या वो, अरे भाई मेरे, क्या वो इंटीग्रल पार्ट है या फिर वो नॉन इंटीग्रल पार्ट है, अगर वो एडिशनल चीज जो प्रेजेंट करी वो इंटीग्रल पार्ट है तो मुझे उस पे भी ओपिनियन देनी पड़ेगी। अगर सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन जो प्रेजेंट करी वो इंटीग्रल पार्ट है तो मुझे उस पे भी ओपिनियन देनी पड़ेगी, मीन शेल बी कवर्ड बाय द ऑडिटर ओपिनियन, मुझे उस पे भी ओपिनियन देनी पड़ेगी। अगर वो नॉन इंटीग्रल पार्ट है, मतलब वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो उस केस के अंदर मैं ये देखूंगा कि क्या मैनेजमेंट ने बिल्कुल बता दिया ना अलग से कि ये मेरा ऑडिटेड एफएस है और ये अलग से, इसको मैं ऑडिट नहीं कर रहा, मतलब मैनेजमेंट को उसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब वो जो प्रेजेंटेड है तो वो अलग से प्रेजेंट करना है कि ये तो ऑडिटेड एफएस है और ये वाला अनऑडिटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ऐसी डिफरेंशिएशन मुझे देखना है कि वो डिफरेंट अलग अलग दिख रहे हैं। अगर नहीं दिख रहे तो मैं मैनेजमेंट को बोलूंगा इसको सही कर, मैनेजमेंट को बोलूंगा सही कर, इनको डिफरेंट दिखा। फिर भी अगर मैनेजमेंट नहीं मान रही तो मैं मेरी ऑडिट रिपोर्ट में लिख दूंगा कि मैंने केवल इतने पोर्शन तक की ऑडिट करी, इस पोर्शन की ऑडिट नहीं करी है। तो अगर इंटीग्रल पार्ट नहीं है तो मैं देखूंगा कि वो क्या क्लियरली डिफरेंशिएट हो रहे हैं क्या ऑडिटेड एफएस से, ठीक है। अगर नहीं हो रहे तो मैं मैनेजमेंट को बोलूंगा कि भाई चेंज कर, मैं बोलूंगा चेंज कर। अगर मैनेजमेंट मना कर दे तो मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताऊंगा कि ये वाली इंफॉर्मेशन मैंने ऑडिट नहीं करी है। सर अब ऐसे 701 कर लेते, लाइन वाइज ही चलते, चलो ठीक है। सर ऐसे 701 होता है की ऑडिट मैटर, की ऑडिट मैटर केवल लिस्टेड कंपनी के केस में लगता है, और ऐसे 705 के हिसाब से जब अपन डिस्क्लेमर कर देते ओपिनियन का तब वो नहीं लगता है, तब वो जनरली नहीं लगता अनलेस लॉ एंड रेगुलेशन बोल दे अपन को, ठीक है। सर की ऑडिट मैटर क्या होता है, जो मेरे प्रॉफिट, जो कोई भी चीज जो मैंने कम्युनिकेट करी टीसीडब्ल्यूजी को, कोई भी चीज मैंने जो कम्युनिकेट करी टीसीडब्ल्यूजी को, जो मेरे जजमेंट में, मतलब ऑडिटर के जजमेंट में बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है ऑडिट के लिए, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है ऑडिट के लिए, मतलब जहां मेरे को बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट एफर्ट लगाने पड़े, कुछ चीज चेक करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट एफर्ट लगाने पड़े ताकि यूजर की अंडरस्टैंडिंग बढ़े, तो वो चीज वो यूजर को बताऊंगा ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। तो कोई भी चीज जो मैंने टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करी, जो मेरे जजमेंट में मेरे को जहां पर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट एफर्ट लगाने पड़े, मतलब सिग्निफिकेंट थी ऑडिट के लिए, और वो यूजर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगी। विच आर इन ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट टू द ऑडिट, मतलब मेरे को बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट ऑडिट एफर्ट लगाने पड़े, सिग्निफिकेंट ऑडिट का, और मैंने कम्युनिकेट करा, मैटर कम्युनिकेटेड टू टीसीडब्ल्यूजी, ठीक है ना। तो पर्पस क्या होता है, बस इससे यही पर्पस होता है कि इससे मेरी कम्युनिकेशन की वैल्यू इनहेंस हो जाएगी, ताकि ट्रांसपेरेंटली और पता पड़ेगा मेरी ऑडिट में क्या क्या वो ट्रांसपेरेंटली पता पड़ेगा, और जिससे यूजर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, देखो यूजर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी किस चीज के लिए, वही जो मैंने बोला, केएम की डेफिनेशन लिख दो, कि ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट में क्या चीज सिग्निफिकेंट थी, तो यूजर को पता पड़ेगा, यूजर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। साथ में यूजर को ये भी पता पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने कहाँ पर सिग्निफिकेंट जजमेंट लगाया, तो एक तो पर्पस क्या होगा केएम का, एक तो कम्युनिकेशन की वैल्यू बढ़ाएगा, कम्युनिकेशन की वैल्यू बताएगा। साथ में ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से जो भी सिग्निफिकेंट था ऑडिट के लिए, वो पता पड़ेगा यूजर को, सिग्निफिकेंट था, तो ऑडिटर की जजमेंट पहला क्या होगा, ऑडिटर की जजमेंट के हिसाब से कौन सा सिग्निफिकेंट था वो यूजर को पता पड़ेगा, ठीक है ना। ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट में अंडरस्टैंडिंग मिलेगी लोगों को कि ये सिग्निफिकेंट था। और दूसरा मैनेजमेंट की जजमेंट कहाँ पर है, सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट, पहला ऑडिटर जजमेंट, दूसरा मैनेजमेंट जजमेंट की सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट की जजमेंट कहाँ पर है वो भी पता पड़ जाएगा। सर मैटर कौन कौन से केएम हो सकते हैं, सर आरजेएस, आर से मतलब रोमम, सर जहां पे भी हायर रोमम है, जहां पर भी रोमम ज्यादा है, हायर रोमम है,
जैसे जजमेंट, जहां जहां पर भी सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट के जजमेंट है, जजमेंट जैसे जजमेंट, सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट के जजमेंट जैसे अकाउंटिंग एस्टिमेट वगैरह जहाँ पे अनसर्टेनिटी है, ऐसे सर सिग्निफिकेंट इवेंट जो भी इस साल हुए, सिग्निफिकेंट इवेंट हुए जो भी ऑडिट के साल पे हुए, अकर ड्यूरिंग द पीरियड हुए हैं, ठीक है ना। तो सर आरजेएस क्या होता है सर, आरजेएस, आरजेएस सर आर से रोमम, आर से रोमम, आर से रोमम, जैसे जैसे जजमेंट, जैसे जजमेंट, रोमम ज्यादा है जजमेंट ज्यादा है, रोमम ज्यादा है जजमेंट ज्यादा है, रोमम ज्यादा है जजमेंट ज्यादा है, ऐसे सिग्निफिकेंट, ऐसे सिग्निफिकेंट है, आर से रोमम ज्यादा है, ऐसे जजमेंट ज्यादा है, सॉरी आर जे, आर से रोमम ज्यादा है, जैसे जजमेंट, जजमेंट मैनेजमेंट की जजमेंट, सिग्निफिकेंट जजमेंट की सिग्निफिकेंट, ऐसे सिग्निफिकेंट इवेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट, ठीक है ना। एग्जांपल क्या हो सकता है सर, इंपेयरमेंट कितना होगा, लॉस के लिए प्रोविजन कितना बना है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की वैल्यूएशन, रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, टैक्सेशन। रिवेन्यू भी केएम हो सकता है। मैंने अगर किसी साल ईआरपी सिस्टम लगाया, ईआरपी सिस्टम, तो ये मैनेजमेंट बोल रहा है कि ईआरपी सिस्टम ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर से लिंक नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर से लिंक नहीं है, तो क्या वो केएम होगा? बिल्कुल हो सकता है। माना अपन जो मैटर कम्युनिकेट करते हैं टीसीडब्ल्यूजी को वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड करते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वही केएम होंगे। इवन केएम क्या होता है, केएम क्या होता है कि केएम वो होता है जो मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है ऑडिट के लिए। तो अगर आपने कभी भी चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज हो या नहीं हो, जैसे अगर आपने कोई न्यू आईटी सिस्टम इंप्लीमेंट करा जिससे ऑडिट की स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा हिल गई, मतलब सिग्निफिकेंट एफर्ट लगाने पड़े, तो वो केएम हो सकता है। केएम सब्सटीट्यूट नहीं होता। केएम किसका सब्सटीट्यूट नहीं होता है सर? ऐसे 705 570 डिस्क्लोजर ऑफ एफएस, 705 और 570 में सर 5 को इधर ले आओगे ना, 5 को इधर ले आओगे तो वो 570 बन जाएगा। तो जहां जहां पर मेरे को मॉडिफिकेशन करनी है ओपिनियन, वहां मुझे मॉडिफाई करनी ही पड़ेगी ओपिनियन। ये नहीं कि मैं उसकी जगह केएम दे देता हूं, नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा। एसे 570, जहां जहां पर मुझे एसे 570 की रिपोर्टिंग करनी है, वहां वहां एसे 570 की रिपोर्टिंग तो करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मैं केवल केएम में डाल दूं और 570 की रिपोर्टिंग नहीं करूं। हाँ माना, ये मैं मानता हूं कि 570 के मैटर को मैं केएम मान सकता हूं, मैं केएम मान सकता हूं, वो चलेगा। 570 के मैटर को केएम मान लो, केएम में प्रेजेंट भी कर दो, पर जब भी आपको पता पड़ जाए कि भाई अनसर्टेनिटी है, मतलब कंपनी खत्म होने वाली, तो 570 का डिस्क्लोजर तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना। केएम मान सकते हो वो भी दे दो, पर साथ में ये तो देना ही देना पड़ेगा। साथ में डिस्क्लोजर ऑफ एफएस, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैनेजमेंट बोल रहा है कि तुम एक काम करो कि तुम तुम्हारे की ऑडिट मैटर के अंदर वो डिस्क्लोज कर दो, मैं मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं करूंगा। नहीं भाई, डिस्क्लोजर तो तुमको एफएस में देने ही पड़ेंगे, वो कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। तो ऐसे 700 मॉडिफिकेशन का सब्सटीट्यूट नहीं है, गोइंग कंसर्न का डिस्क्लोजर का सब्सटीट्यूट नहीं है, साथ में डिस्क्लोजर इन एफएस का सब्सटीट्यूट नहीं है। और कब कहीं पे भी मुझे अगर इंडिविजुअल मैटर पे ओपिनियन देनी है तो वहां पे मुझे इंडिविजुअल मैटर पे ओपिनियन देनी पड़ेगी, ठीक है ना, वो उसका सब्सटीट्यूट नहीं होगा। सरकम इंस्टेंसेस जब मुझे केएम कम्युनिकेट नहीं करनी, कहीं पे मुझे लॉ एंड रेगुलेशन मना कर दे, लॉ एंड रेगुलेशन मुझे मना कर दे कि इसका पब्लिक डिस्क्लोजर नहीं करना, तो मैं केएम नहीं मानूंगा। लॉ एंड रेगुलेशन मुझे मना कर दे कि इसका पब्लिक डिस्क्लोजर नहीं करना, तो वो केएम मैं नहीं मानूंगा। या फिर कहीं भी एक्सट्रीमली रेयर सरकम इंस्टेंसेस में मैं ऐसा सोच लूँ, मैं खुद सोच लूँ कि ये पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म कर सकता है, एडवर्स कॉन्सिक्वेंस है, तो मैं इसको केएम कम्युनिकेट नहीं करूंगा। तो या तो मुझे लॉ एंड रेगुलेशन प्रिक्लूड कर दे, या फिर मैं खुद से सोच लूँ, मैं खुद से डिटरमाइन कर लूँ कि यार ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हार्मफुल है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हार्मफुल है। अब जैसे कहीं पे हो गया कि यूनिलेटरली उसने क्या करा, क्रेडिटर की लाइबिलिटी को राइट बैक कर दिया, राइट बैक कर दिया, इवन क्रेडिटर से पूछा भी नहीं, उसने खुद ने राइट बैक कर दिया, और मैंने एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजा तो उसने मना कर दिया। तो इस केस में क्या इसको केएम दो? ना भाई, ये केएम नहीं होगा, ये मॉडिफिकेशन होगा, मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है ना। तो लाइबिलिटी की डेफिनेशन लिख देना, दैट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ एंटिटी टू ट्रांसफर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज, सेटल, ट्रांसफर और रिप्लेस, ठीक है ना। अगर इसने ऐसे 505 मुझे कंफर्मेशन भेजने के लिए मना कर दिया तो उसकी रीजनेबिलिटी एंड वैलिडिटी कितनी है, ठीक है, मैं अल्टरनेट प्रोसीजर लगाऊंगा, और अगर नहीं है तो मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा ओपिनियन। यहाँ पे केएम नहीं देना, मुझे मॉडिफाई करना ओपिनियन। लैंग्वेज क्या होगी, मेरे को केएम जब कम्युनिकेट करना है तो इसका एक सेपरेट सेक्शन में सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगा। इंट्रोडक्शन में क्या लिखूंगा, केएम की डेफिनेशन। इंट्रोडक्शन सेपरेट सेक्शन के अंदर में एक इंट्रोडक्शन लैंग्वेज लिखूंगा। सबसे पहले मैं केएम की डेफिनेशन लिखूंगा, क्या होती है केएम, जो मेरी प्रोफेशनल जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंट है, ये मैंने डेफिनेशन लिख दी। साथ में ये भी लिखूंगा कि मैं इसके लिए कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं दे रहा, इन मैटर्स के लिए कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं दे रहा, तो ये तो मैं केएम की डेफिनेशन लिख दी। अब मैं बताऊंगा कि क्यों मैंने इस मैटर को केएम माना, क्यों मैंने इस मैटर को केएम माना, और मैंने इससे कैसे डील करा, मैंने इससे कैसे डील करा, मतलब मैंने क्यों इस मैटर को मोस्ट सिग्निफिकेंट माना और मैंने कैसे इससे डील करा। वाई द मैटर हैज बीन कंसिडर एज मोस्ट सिग्निफिकेंट, क्यों मैंने इस मैटर को केएम माना, मोस्ट सिग्निफिकेंट मांगा, और मैंने उससे कैसे डील करा। हाउ द मैटर वाज एड्रेस, हाउ द मैटर वाज एड्रेस, ठीक है। इवन आप कभी आप बेसिस ऑफ ओपिनियन वगैरह, मतलब आपके पास कोई भी केएम नहीं है पर आप क्या कर रहे हो, आप मॉडिफाई कर दिया, आपने ओपिनियन को मॉडिफाई कर दी, तो इस केस के अंदर भी आप केएम को कम्युनिकेट कर सकते हो। क्या केएम में क्या लिखोगे आप, उस केस के अंदर केएम आपको फिर भी कम्युनिकेट करना है, तो आप बस ये लिख सकते हो कि एक्सेप्ट फॉर द मैटर, एक्सेप्ट फॉर द मैटर जो हमने बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन में लिखा हुआ है, उसके अलावा हमारे पास कोई भी केएम नहीं है। तो आप केएम पेरा में ये लिख देना कि एक्सेप्ट फॉर द मैटर जो हमने बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन में लिखा हुआ है, उसके अलावा हमारे पास और कोई भी केएम नहीं है। रिवेन्यू है, रिवेन्यू अपन ने, रिवेन्यू बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, सीएफओ को कम्युनिकेट करा, वहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और जजमेंट लगाना पड़ा, मुझे बहुत ज़्यादा जजमेंट लगाना पड़ा। फाइनली वो सही निकला, पर मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आई रिवेन्यू ऑडिट करने में, तो ये एक तरह का केएम है, ये एक तरह का केएम है।
सर ऐसे 705 अब क्या डील करता है सर? ऐसे 705 तीन तरह की मॉडिफाइड ओपिनियन से डील करता है सर। ऐसे 700 अनमॉडिफाइड अपन ने पढ़ लिया। ऐसे 705 तीन तरह से मॉडिफाइड ओपिनियन डील करता है। एक क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर, क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर, क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर। तो सर जब मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करता हो और वो परवेसिव नहीं हो, मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करता हो परवेसिव नहीं हो, मतलब वो केवल एक दो चीजों को इंपैक्ट करता है, पूरे एफएस को इंपैक्ट नहीं करता, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंपैक्ट नहीं करता, तो क्वालिफाइड दे दूंगा। और जब मटेरियल मिस स्टेटमेंट परवेसिव हो तो एडवर्स दे देता हूं मैं सर, ठीक है ना। और जब साई मुझे मिला ही नहीं, साई नहीं मिला, तब मैं परवेसिव चीज पे मुझे साइन नहीं मिला तो डिस्क्लेमर, और नॉन परवेसिव चीज पे साइन नहीं मिला तो क्वालिफाइड, ठीक है ना। तो क्वालिफाइड दो केस के अंदर है, नॉन परवेसिव का जब भी केस आएगा तो क्वालिफाइड दे देना। तो सर मेरे को कौन सी ओपिनियन देनी है वो डिपेंड करेगा कि वो कितनी ज्यादा मटेरियल है और कितना ज्यादा परवेसिव है, वो मुझे देखना पड़ेगा। परवेसिव मतलब वो किसी भी एक दो एलिमेंट पे इफेक्ट नहीं दे रहा, परवेसिव मतलब है कि वो किसी एक दो एलिमेंट पे इफेक्ट नहीं दे रहा, सब्सटेंशियल पोर्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सब्सटेंशियल पोर्शन खराब है या फिर डिस्क्लोजर ही खराब है। तो ये बस वही इनकी डेफिनेशन डिटेल के अंदर दे रखी हुई है कि कब क्या होता है, ठीक है ना। ये बेसिक सी चीज़ है, अभी जो मैंने समझाया बस वही है कि मुझे साई मिला ही नहीं और मिसस्टेटमेंट मटेरियल एंड परवेसिव, वो डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है ना। इसमें कोई ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तो और ये भी अपन नीचे अभी एक बार पढ़ेंगे अलग से। ये देखो, ट्रेड रिसीवेबल था नॉन राइट ऑफ, मैंने उसको राइट ऑफ नहीं करा 2 करोड़ से, मैं बोलूँ राइट ऑफ कर भाई, बहुत गलत है, पर वो नहीं मान रहा, कर ही नहीं रहा। और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का केवल 1 करोड़, केवल 1 करोड़, तो भाई 2 करोड़ का अगर राइट ऑफ कर दिया तो उसका पूरा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट इज 200% ऑफ पीबीटी, तो मटेरियल भी है परवेसिव भी है तो एडवर्स ओपिनियन जाएगा। सर मुझे क्या लैंग्वेज यूज लेनी है क्वालिफाइड एडवर्स और डिस्क्लेमर में? तो जब भी मैं क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर लूंगा तो पहले तो मैं एक हेडिंग बदलूंगा ओपिनियन की, मैं लिखूंगा क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ओपिनियन। तो मैं क्या लैंग्वेज यूज लूंगा? अगर फेयर रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो मैं लिखूंगा कि क्वालिफाइड ओपिनियन है तो मैं लिखूंगा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट जो चीज हमने बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन में बताई, एक्सेप्ट जो चीज हमने बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन में बताई, उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर या फिर फेयर है। तो एक्सेप्ट जो चीज हमने बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन बताई, उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रेजेंट फेयरली और ट्रू एंड फेयर, प्रेजेंट फेयरली और ट्रू एंड फेयर, एक्सेप्ट उस चीज के अलावा बिल्कुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। यही कंप्लायंस फ्रेमवर्क होगा तो लिख दूंगा एक्सेप्ट इन, एक्सेप्ट उस चीज के अलावा सारा मटेरियल एस्पेक्ट में बना हुआ है, ठीक है। और यही एडवर्स की बात हुई, एडवर्स की बात हुई तो बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल खत्म है कि बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर, जो भी मैटर हमने बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन में बताया, जो भी मैटर हमने बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन में बताया, उस वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट फेयरली प्रेजेंट, डू नॉट प्रेजेंट फेयरली, डू नॉट प्रेजेंट फेयरली एज पर एप्लीकेबल एफआरए। डिस्क्लेमर के अंदर मैं बोल दूंगा कि मैं ओपिनियन दे ही नहीं रहा हूं, नॉट एबल टू एक्सप्रेस द ओपिनियन, तो मैं बता दूंगा जो मैटर हमने बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर में बताया, मतलब बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर प्रेजेंट इन बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर, मैं कोई ओपिनियन दे ही नहीं सकता। और जनरली मैं क्या यूज लेता हूँ, मैं जनरली लिखता हूं कि एफएस हैव बीन ऑडिटेड, एफएस हैव बीन ऑडिटेड, पर डिस्क्लेमर के केस में मैं लिखूंगा कि ऑडिटर वाज एंगेज्ड टू डू द ऑडिट। ये क्वेश्चन को तुमको पढ़ना हो तो एक बार मतलब वही कि ऑडिट एविडेंसेस तुमको मिला नहीं है, कुल मिला के ऑडिट एविडेंस मिला है वो खराब है, खराब है, ऑडिट एविडेंसेस खराब है। तो उस केस के अंदर मेरे को क्या देखना है कि परवेसिव कितना इंपैक्ट और मटेरियल कितना है, तो उस हिसाब से मैं दे दूंगा। नॉट परवेसिव मटेरियल है तो ये क्वालिफाइड और परवेसिव तो एडवर्स। जब भी मैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दूंगा तो मैं जनरली तुमको, मैंने नहीं बताया था मैं तुमको क्या क्या लिखता हूं, मैं ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी जब भी देता हूं कि भाई मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैंने ए से फॉलो करा और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करी, उसके बाद मैंने साई ऑब्टेन करे। तो जब भी मैं डिस्क्लेमर दे दूंगा तो मैं लिखूंगा कि मैंने साई ऑब्टेन नहीं करे, मैं लिखूंगा नॉट एबल टू ऑब्टेन साई, साथ में आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी नहीं है, नॉट इंक्लूड द रेफरेंस ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, बाकी सब चीजें सेम होगी। और जब भी आप डिस्क्लेम कर रहे हो तो कि ऑडिट मैटर पैराग्राफ कम्युनिकेट नहीं करने और अदर इन्फॉर्मेशन में गलती भी कम्युनिकेट नहीं करनी। जब भी आप मॉडिफाई कर रहे हो अपनी ओपिनियन तो पहले से टीसीडब्ल्यूजी को बता देना कि मैं क्या वर्डिंग यूज लेने वाला हूँ मेरी ऑडिट रिपोर्ट में, मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। किसी केस के अंदर अगर आप एडवर्स और डिस्क्लेमर दे रहे हो, अगर आप मॉडिफाई कर रहे हो ओपिनियन एडवर्स डिस्क्लेमर देके, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये तो गलत है पर ये सही है। तो आप किसी भी के मतलब अगर आपने एडवर्स डिस्क्लेमर दे दिया तो किसी भी एलिमेंट के लिए फिर आप अनमॉडिफाइड नहीं दे सकते अलग से। आप साइन नहीं ले पा रहे, सर इनएबिलिटी टू ऑब्टेन साई में साई ले ही नहीं पाया, मतलब जब डिस्क्लेमर या क्वालिफाइड ओपिनियन देता हूं कि मैं साई ले नहीं पाता हूं, साई किस तरह से नहीं ले सकता? क्या तो मुझे कभी मैनेजमेंट ने रोक दिया उस साई लेने से, या कभी कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसी आ गई कि मैं साई ले ही नहीं पा रहा, या फिर मैं मेरे कभी ऑडिट प्रोसीजर की वजह से साई नहीं ले सकता? सर पहला केस पढ़ते कि सर्कमस्टेंसेस ने मुझे साई लेने से रोक दिया। सर जैसे कि जहां पर इन्वेंट्री, जहां पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड पड़े थे वो पूरे डिस्ट्रॉय हो गए, कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे कुछ अर्थक्वेक आ गया, वो डिस्ट्रॉय, पूरा अकाउंटिंग रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गई। तो इसमें एक एंटिटी क्या करे, वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गए, वो सर्कमस्टेंसेस, या फिर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी उनके कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीज करके ले गई है, तो उस केस में ऑडिटर कैसे चेक करेगा? ठीक है, तो सर्कमस्टेंसेस डाल सकते हैं कि बाढ़ आ गई है
मेरा अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंटिटी के डिस्ट्रॉय हो गए या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी ने सीज कर लिया। सर एक और होता है कि मैनेजमेंट ने लिमिटेशन इंपोज कर दी। मैनेजमेंट कैसे इंपोज कर सकता है? मैंने बोला मेरे को इन्वेंट्री काउंट करना है, मैनेजमेंट ने मना कर दिया कि फिजिकल इन्वेंट्री काउंट नहीं करने दूंगा। मैंने कहा एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजना है, वो कह रहा नहीं भेजने दूंगा, बात खत्म हो गई। या फिर कभी हो जाए कि मेरे नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिटर वर्क ऐसा है कि मैं नहीं कर सकता। जैसे मैं अपॉइंट हुआ मई के अंदर, तो मैं मार्च का इन्वेंट्री काउंट तो कर ही नहीं सकता। तो मार्च का इन्वेंट्री काउंट मैं कैसे करूंगा ईयर एंड का, क्योंकि मैं अपॉइंट बाद में हुआ हूँ। तो एक तो अनेबल टू ऑब्जर्व द इन्वेंट्री काउंट, क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट बाद में हुआ था। या फिर कभी इक्विटी मेथड पे मैं जब कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग कर रहा हूँ, तो जब जॉइंट अरेंजमेंट होते हैं ना, कुछ एसोसिएट एंटिटी होती है जो इक्विटी मेथड पे अकाउंटिंग होती है जिनकी, तो इक्विटी मेथड पे पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे उनकी पता ही नहीं पड़ेगी, तो इक्विटी मेथड की अकाउंटिंग हुई भी पड़ेगी। ठीक है, ये हो सकता है। जब भी मैनेजमेंट मुझ पे लिमिटेशन इंपोज कर रही है कि मैंने ऑडिट एक्सेप्ट कर ली, उसके बाद मैनेजमेंट मुझ पे लिमिटेशन इंपोज कर रही है, तो सबसे पहले तो मैं उसको जिसकी वजह से मेरे को ना क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर देना पड़ेगा ओपिनियन, ठीक है, कि मतलब मेरे को साइन नहीं मिल पा रहे। तो उस केस के अंदर पहले मैं मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा, भाई वो प्लीज लिमिटेशन हटा दे। अगर उसने हटा दिए तो बात खत्म, इफ रिमूव लिमिटेशन रिमूव कर दिए तो बात खत्म। अगर वो रिमूव नहीं कर रही, मतलब लिमिटेशन रिमूव नहीं कर रही, तो उस केस में सबसे पहले मैं शिकायत करूंगा। पहला पॉइंट TCW, मतलब उसके मम्मी पापा को शिकायत करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि कोई अल्टरनेट प्रोसेसर से मुझे साई मिल जाए। नहीं मिल पा रहा तो थर्ड पॉइंट होगा, मैं क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर कर दूंगा कि अगर परवेसिव नहीं हुआ, मटेरियल प्लस नॉन परवेसिव तो क्वालिफाई, मटेरियल प्लस परवेसिव तो डिस्क्लेमर। पर इसके डिस्क्लेमर के पहले मैं कोशिश करूंगा विड्रॉ ही कर लूँ, डिस्क्लेमर के पहले कोशिश करूंगा मैं विड्रॉ ही कर लूँ, ठीक है ना। और जब भी मैं विड्रॉ करूंगा तो TCW को बता दूंगा ये चीजें थी, ये चीजें थी। तो जब भी तुमको ऐसा कोई इम्पोज कर दे तुम्हारे पे कोई रिस्ट्रिक्शन, तो तुमको देखना है पहले मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करना है कि हटा दे। हटा दी तो बात ठीक है, पर नहीं हटाए तो मैं देखूंगा सबसे पहले उसके मम्मी पापा को शिकायत करूंगा, TCW को शिकायत करूंगा और अल्टरनेट प्रोसीजर करने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं पॉसिबल है तो उसके बाद अल्टरनेट प्रोसीजर पॉसिबल नहीं है तो क्वालिफाइड या फिर डिस्क्लेमर दे दूंगा। डिस्क्लेमर के पहले मैं विड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। तो ये वही क्वेश्चन आया हुआ लिमिटेशन ऑफ स्कोप का ऊपर वाला बता देना। और वही है कि अगर नॉन कॉपरेट नहीं करा मैनेजमेंट ने, इस वजह से तुम विड्रॉ कर रहे हो, तो बस वही है कि मेरे को प्रैक्टिकेबिलिटी देखनी पड़ेगी, मैं विड्रॉ करूंगा नहीं करूंगा। वो डिपेंड करेगा कितनी ऑडिट कंप्लीट हो चुकी है। और जब भी विड्रॉ करूंगा तो विद इन 30 डेज मेरे को ROC को बताना पड़ेगा। जब भी मैं विड्रॉ कर रहा हूं तो मुझे TCW को बताना है। साथ में विड्रॉ पॉसिबल नहीं होता लिस्टेड कंपनी के केस में, आप हर कभी विड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, फॉर एन एग्जांपल Q1 ये है, Q2 ये है, Q3 ये है, Q4 ये है। तो मैंने आपको दिया था Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है ना। तो अगर आपने जैसे कोई भी क्वार्टर एंड हुआ, लेट से Q1 एंड हुआ, इसके विद इन द 45 डेज अगर आपने विड्रॉ कर लिया, विद इन द 45 डेज आपने विड्रॉ कर लिया, तो आपको सिर्फ Q1 की ऑडिट रिपोर्ट ही इशू करनी है, सिर्फ Q1 की ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी है। फिर मैंने बोला था अगर कभी आपने आफ्टर 45 डेज, जब भी क्वार्टर एंड हुआ उसके आफ्टर 45 डेज आपने इस जगह आफ्टर 45 डेज अगर आपने रिजाइन दिया है, तो आपको Q1 की ऑडिट भी करनी है, आपको Q1 की ऑडिट भी करनी है और Q2 की ऑडिट भी करनी है, मतलब दोनों की ऑडिट करनी पड़ेगी। और कभी आपने Q1 Q2 Q3 तीनों की ऑडिट कर ली, Q1 Q2 Q3 तीनों की ऑडिट अगर आपने करी है, तो आपको Q4 की ऑडिट भी करनी पड़ेगी और पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट भी आपको इशू करनी है, ठीक है ना। तो अगर आपने रिजाइन कर लिया विद इन 45 डेज, तो आपको उसका लिमिटेड रिव्यू या फिर ऑडिट जो भी बात हो रही है, लिमिटेड रिव्यू आपको उस क्वार्टर का करना है विद इन 45 डेज में अगर उन्होंने करा तो। और अगर आफ्टर 45 डेज करा तो उस क्वार्टर का भी करना है, उसके अगले वाले क्वार्टर का भी करना है। और तीन का अगर आपने ही साइन कराया तो फोर्थ क्वार्टर का और भी आपको ही साइन करना है और पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आपको रिपोर्ट देनी है। अनलिस्टेड कंपनी के केस में आप ये बहाना नहीं दे सकते, रिजाइन करके आप ये बहाना नहीं दे सकते कि आई वॉज प्रोफेशनली प्री ऑक्यूपाइड, ऐसा नहीं बोल सकते आप। अब सर बेसिस ऑफ ओपिनियन की बात आएगी। सर बेसिस ऑफ ओपिनियन के अंदर क्या लिखना है कि बेसिस ऑफ ओपिनियन में आपको पहले तो आपकी हेडिंग बदलनी है, बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ओपिनियन ऐसे बोलना है। अगर आप ओपिनियन क्यों गलत दे रहे हो, आप बोल रहे हो क्योंकि कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट कोई अमाउंट को लेके, अगर कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट अमाउंट को लेके, तो आपको डिस्क्रिप्शन और क्वांटिफिकेशन देना होगा। आपको क्वांटिफाई कर दो कि कितना बड़ा अमाउंट गलत है, कितना बड़ा अमाउंट गलत, आपको क्वांटिफिकेशन दे दो। अगर क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, अगर क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो ये चीज बता दो कि क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं। तो जब भी कोई क्वांटिटी के रिलेटेड इशू है, ऊपर के 2 पॉइंट क्वांटिटी के रिलेशन इशू है कि मटेरियल स्टेटमेंट क्वांटिटी में, तो आप डिस्क्रिप्शन के साथ क्वांटिफाई कर दो उस अमाउंट को। अगर क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो बता दो ये नहीं है। कभी डिस्क्लोजर में इशू है, या तो नरेटिव डिस्क्लोजर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत कम डिस्क्लोजर दिए, तो आप बता दो तो हाउ डिस्क्लोजर इज मिस स्टेटेड, कैसे मिस स्टेटमेंट में गलती है। और या फिर कोई डिस्क्लोजर है ही नहीं, नॉन डिस्क्लोजर, तो आप पहले TCW को बोलो कि भाई ये मैटर है, ये मैटर ओमिट हुए हैं। और अगर लोअर रेगुलेशन परमिट करता है तो आप आपकी ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड कर लो उस ओमिटेड डिस्क्लोजर को। कभी साइन नहीं मिले तो रीजन बता देना क्यों नहीं मिले, ठीक है। तो 2 पॉइंट स्टार्टिंग है, तो कभी अमाउंट के रिलेटेड तो क्वांटिफाई करो, क्वांटिफाई करना पॉसिबल नहीं है तो वो चीज बता दो कि क्वांटिफाई करना पॉसिबल नहीं है। कभी नरेटिव डिस्क्लोजर है तो बता दो कैसे वो डिस्क्लोजर मिस स्टेटेड है। और अगर डिस्क्लोजर है ही नहीं तो पहले TCW को बताओ कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन ओमिटेड है, और अगर पॉसिबल हो तो आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बता दो ये चीज।
फिर सर अपन ने लैंग्वेज पढ़ी थी, लैंग्वेज के अंदर मैंने बोला था कि क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो तो आपको सबसे पहले आपने लैंग्वेज अपन ने पढ़ी भी है ना, क्वालिफाइड डिस्क्लेमर वगैरह सबकी लैंग्वेज पढ़ी हुई है। तो बस आप देख लो कि ऑडिट रिपोर्ट जनरली फ्रेम कैसे करनी है। अपन को स्टार्टिंग में लिखना होता है वी हैव ऑडिटेड द स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमको बताना है कि वी हैव ऑडिटेड ये जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एबीसी लिमिटेड के। फिर आपको बताना है बैलेंस शीट, P&L वगैरह सारे के सारे लिख देना, जिस भी पीरियड के थे वो लिख देना। फिर फाइनली बताना है इन और ओपिनियन, हमारे ओपिनियन में, एंड टू द बेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन टू अस, टू द बेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, इन और ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, इन और ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, एक्सेप्ट, अभी क्वालिफाइड ओपिनियन की बात चली ना, तो एक्सेप्ट बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन में लिखा है, उसके अलावा सब ट्रू एंड फेयर है, ठीक है ना। और बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या लिखोगे, आप बताओगे रेफर टू द नॉट एक्सेस, फिर जो भी इशू है वो पूरा एक्सप्लेन कर देना, जो भी इशू है जिस वजह से आपने क्वालिफाइड ओपिनियन दी पूरा इशू कर देना नॉट एक्स पे रेफर करके। और साथ में बता देना कि आपने एसेस को फॉलो करा, आपने इंडिपेंडेंस को फॉलो करा। मैं इंडिपेंडेंट था, मैंने ऐसे और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं गिवन होगी, ठीक है ना, कहीं तो गिवन होगी। मैंने ऐसे और मेरी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करके रिपोर्ट इशू करी, उसके बाद मुझे सही मिला। एडवर्स ओपिनियन में भी सब कुछ सेम बताना, वी हैव ऑडिटेड दिस, और फाइनली बता देना फिर अपने लैंग्वेज पढ़ी हुई है कि बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर, वो सब बता देना। और जब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के अंदर आप बता देना वी वर इंगेज टू डू द ऑडिट, वहां पर अपन ने लिखा वी हैव ऑडिटेड, यहाँ पे लिखना है वी वर इंगेज टू डू द ऑडिट, ठीक है ना। तो वी आर नॉट एक्सप्रेसिंग और ओपिनियन बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर जो वहां पर डिस्क्लोज हुआ है। 55% शेयर थे किसी कंपनी के अपने सब्सिडरी के, अपन ने उसको कंसोलिडेट नहीं करा, मतलब परवेसिव है, तो फिर एडवर्स देना पड़ेगा। अगर कभी गोइंग कंसर्न रिलेटेड इशू और एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं है, मतलब डिस्क्लोजर तो है पर फुल्ली फैक्ट डिस्क्लोज नहीं करा तो फिर क्वालिफाइड ओपिनियन है। और जहां पर गोइंग कंसर्न का इशू है बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं करा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई फैक्ट डिस्क्लोज ही नहीं करा है, नॉट डिस्क्लोज एनी फैक्ट, तो एडवर्स ओपिनियन जाएगा। मैंने केवल लोन एंड एडवांस था एक 55 लाख का, मैंने केवल उसका एविडेंस नहीं मिला, बाकी सब एविडेंस मिल गया, मतलब मटेरियल है पर परवेसिव नहीं है क्योंकि केवल लोन एडवांस का एविडेंस नहीं मिला, तो उस केस में क्वालिफाइड जाएगा। मेरे को 40% ऑफ असेट, 40% मतलब बैलेंस शीट और मतलब मुझे इन्वेंट्री और डेटर दोनों का मैं काउंट नहीं कर पाया, इन्वेंट्री डेटर दोनों चेक नहीं कर पाया, 40% थी, मतलब परवेसिव था, ठीक है। तो डिस्क्लेमर देना पड़ेगा उनको, मैं एविडेंस नहीं ले पाया उन पर। केएम की लोकेशन क्या होती है, केएम की लोकेशन हमने पढ़ी हुई है ना, ताऊ बी जीके में आओ एसपीडी, ताऊ बी जीके में आओ एसपीडी, मतलब ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के और गोइंग कंसर्न के बीच में होती है, और जब गोइंग कंसर्न नहीं है तो बेसिस ऑफ ओपिनियन और ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में केएम होता है, बस कर। सर वैसे 706 पे आते हैं, जो बोलता है इम्पेसिस ऑन मैटर पे रहा और मैटर पे रहा, तो सर जो भी मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज है, जो भी मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज है, उस पे मुझे कुछ यूजर को कुछ एडिशनल चीजें बतानी है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल हो, जो चीज ऑलरेडी प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसमें मुझे यूजर को कोई एडिशनल चीज बतानी है, मतलब उनका यूजर का अटेंशन ड्रॉ करना है, विच इज फंडामेंटल टू द यूजर अंडरस्टैंडिंग, तो वो होता है ईओएम। और सर अदर देन मैटर, जो चीज प्रेजेंटेड डिस्क्लोज नहीं है, अदर देन द मैटर प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन एफएस, उस पे मुझे अगर यूजर का अटेंशन ड्रॉ करना है क्योंकि वो भी रिलेवेंट है यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो उस केस के अंदर ओएम लगता है। तो बस जहां पे ओपिनियन आपको मॉडिफाई करनी है तो वहां पे ओपिनियन आपको मॉडिफाई करनी पड़ेगी, ये नहीं कि आप वहां पे ईओएम दे दो, वहां पर आप ईओएम नहीं दे सकते। जहां पर आप जिस मैटर को आप की ऑडिट मैटर मान रहे हो उस पर आप ईओएम नहीं मान सकते, सेम उसको आप ओएम भी नहीं मान सकते, जिसको आप की ऑडिट मैटर मान रहे हो ना वो तो ईओएम हो सकता है ना ओएम हो सकता है, ठीक है। साथ में कहीं पे भी लो रेगुलेशन आपको प्रोहिबिट कर रहा है अदर मैटर देने पर नहीं देना साथ में। तो आपको जब भी ईओएम देना है तो आपको पहले तो सेपरेट सेक्शन में देना है ईओएम, बिल्कुल एक अलग सेक्शन बनाना ऑडिट रिपोर्ट में। साथ में आपको लिखना है रेफर, we want to draw the attention to note 10 of financial statement, मतलब जिस नोट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वो पूरा मैटर डिस्क्राइब हो, तो वहां पर मुझे नोट ड्राइव करना है। सो क्लियरली रेफरेंस दो कि कहां पर रिलेवेंट डिस्क्लोजर है, जहां पर पूरा मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज है, तो सेपरेट सेक्शन में, और आपको साथ में ड्रॉ करना है अटेंशन लोगों का। साथ में ये लिखना है कि हमारा ओपिनियन इसके लिए मॉडिफाइड नहीं है, सर ओएम पे रखे कुछ एग्जांपल, जब ब्रांच ऑडिटर किसी दूसरे ऑडिटर ने ऑडिट करी, मतलब ब्रांचेस किसी दूसरे ऑडिटर ने ऑडिट करी, या फिर ऐसे 600 के अंदर जो अदर ऑडिटर होता है तो मेरे को ओएम पे डालना पड़ता है, या फिर जब जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के अलावा अगर कुछ बनाया है तो वो कोई ऑडिट रिपोर्ट स्पेसिफिकली इंटेंडेड यूजर के लिए है। और सर यहाँ पर ईओएम के कुछ एग्जाम्पल दो, पहले अर्थक्वेक आ गया, बाद में सब्सिक्वेंटली पता नहीं क्या क्या होगा, पहले
अर्थक्वेक आ गया, बाद में सब्सिक्वेंटली पता नहीं क्या क्या होगा, सब्सिक्वेंटली पता नहीं क्या होगा। पहले मतलब अर्ली एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, मैंने अर्ली अप्लाई कर ली, अर्ली अप्लाई कर ली, तो वो आएगा। पहले अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक मतलब कोई भी मेजर कैटास्ट्रोफे हो गया तो वो मुझे बताना पड़ेगा। बाद में सब्सिक्वेंटली पता नहीं क्या क्या होगा, बाद में मतलब फ्यूचर आउटकम में कोई एक्सेप्शनल लिटिगेशन है, अनसर्टेनिटी है, कोई फ्यूचर आउटकम कोई लिटिगेशन चल रहा है। बाद में सब्सिक्वेंटली पता नहीं क्या क्या होगा, कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट, कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट डेट ऑफ एफएस और ऑडिट रिपोर्ट के बीच में। तो सर इसके एग्जांपल क्या होंगे, पहले अर्थक्वेक आ गया, बाद में सब्सिक्वेंटली पता नहीं क्या क्या होगा, पहले अर्थक्वेक आ गया, बाद में सब्सिक्वेंटली पता नहीं क्या क्या होगा, पहले अर्थक्वेक आ गया, बाद में सब्सिक्वेंटली पता नहीं क्या 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 होगा। तो पहले मतलब अर्ली एप्लीकेशन, पहले मतलब अर्ली एप्लीकेशन कोई भी मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाया। अब पहले अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक मतलब कोई भी मेजर कैटास्ट्रोफे हो गया, बाद में सब्सिक्वेंटली पता नहीं क्या क्या होगा, बाद में मतलब फ्यूचर आउटकम, ठीक है। सब्सिक्वेंटली पता नहीं क्या क्या होगा, मतलब सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट जो भी हुए हैं। अब सर जहां पर मुझे ईओएम कंपलसरीली डालना पड़ेगा, ईओएम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की मुझे यहाँ पर ईओएम कंपलसरी डालना पड़ेगा, उसमें क्या है कि या तो एफआरएफ अनएक्सेप्टेबल है, या तो एफआरएफ अनएक्सेप्टेबल है, या फिर स्पेशल पर्पस है, या फिर स्पेशल पर्पस है, या तो एफआरएफ अनएक्सेप्टेबल है, या तो एफआरएफ बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, या फिर स्पेशल पर्पस है जो ऐसे 800 डील करता है, जो ऐसे 800 डील करता है, या तो एफआरएफ अनएक्सेप्टेबल है, स्पेशल पर्पस है, या फिर कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट जो आफ्टर इशू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद में हुआ है, ऑडिट रिपोर्ट के बाद में हुआ है, और मैंने नया वाला ऑडिट रिपोर्ट इशू करा है, नया ऑडिट रिपोर्ट इशू करा है। तो सर वो ये कि मैंने कोई न्यू ऑडिट रिपोर्ट इशू करा है, क्योंकि मुझे कोई ऐसी चीज पता पड़ी सब्सिक्वेंट बाद में, ऐसा पता पड़ा जो ऑडिट रिपोर्ट के बाद में कुछ हुआ है, ऑडिट रिपोर्ट के बाद में हुआ है। तो सर मैंडेटरी क्या क्या होता है कि या तो एफआरएफ अनएक्सेप्टेबल हो या स्पेशल पर्पस हो, या तो एफआरएफ अनएक्सेप्टेबल हो या स्पेशल पर्पस हो, या फिर मैंने नई ऑडिट रिपोर्ट इशू करी है। क्यों ऑडिट रिपोर्ट इशू करी, क्योंकि कोई ऑडिट रिपोर्ट के बाद कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ था, ठीक है ना। तो जैसे अपन ने की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में पढ़ा था, वैसे ही सेम इट इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर ऐसे 705, जहां पे मॉडिफाई ओपिनियन देनी है वहां पे मॉडिफाई करनी पड़ेगी, जहां गोइंग कंसर्न का इश्यू वहां पे गोइंग कंसर्न का ऐसे 570 में डिस्क्लोजर होगा, जहां एफआरएफ में डिस्क्लोजर देने आपको एफएस के अंदर, वो एफएस में डिस्क्लोजर जाएंगे। जब भी आप यूएम ओएम पेरा देने वाले हो तो एक्सपेक्टेड वर्डिंग क्या होने वाली है, आप जो यूज करोगे वो मैनेजमेंट को बता देना। और ऑडिट रिपोर्ट में कहाँ प्लेस करते हो आप उसको की ऑडिट मैटर जहां पे भी प्रेजेंट करोगे ना, की ऑडिट मैटर, आप उस की ऑडिट मैटर के या तो पहले ईओएम दे सकते हो या बाद में ईओएम दे सकते हो, खुद की जजमेंट पे देख लेना। अब दो तरह के, अब एक चीज जरूर ध्यान रखना कि अगर वाइड स्प्रेड यूज करोगे, आप बार बार यूएम को हर जगह बार बार यूज करोगे, तो वो डिमिनिश कर सकती है यूजर का इफेक्टिवनेस, मतलब वो डिमिनिश कर सकता है इफेक्टिवनेस ऑडिटर कम्युनिकेशन का, वो इफेक्टिवनेस रिड्यूस कर सकता है हर जगह आपने यूएम यूज किया। तो अब सर दो तरह के हो सकते हैं, अपन ने यूएम से पढ़ लिया कि सर जो एडवर्सली इफेक्ट करे फंक्शनिंग को कंपनी के, और जो एडवर्सली इफेक्ट ना करे। जो एडवर्सली इफेक्ट क्या करेंगे, जो अपन ने पहले पढ़ा, पहले अर्थक्वेक आ गया, बाद में सब्सिक्वेंटली पता नहीं क्या क्या होगा, सेम वो के वो, ये पहले मतलब अर्ली अर्थक्वेक आ गया मतलब मेजर कैटास्ट्रोफे है, बाद में पता नहीं सब्सिक्वेंटली क्या होगा, फ्यूचर आउटकम जो भी होगा, लिटिगेशन का अनसर्टेनिटी, सब्सिक्वेंटली पता नहीं क्या क्या होगा, ठीक है ना। और गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट पर कोई अनसर्टेनिटी एक्सिस्ट करती है। 4 पॉइंट ये याद कर लो, काफी है। और फिर अपन ने क्या बोला था, जो एक और मैंडेटरी कहाँ पे होते हैं, मैंडेटरी कहाँ पे होते हैं कि एफआरएफ अनएक्सेप्टेबल है या फिर स्पेशल पर्पस है, एफआरएफ अनएक्सेप्टेबल स्पेशल पर्पस है, या फिर कोई भी फैक्ट जो ऑडिट रिपोर्ट के बाद हुआ और मेरे को ऑडिट रिपोर्ट नहीं इशू करनी पड़ी, ठीक है। ये स्पेशल पर्पस का है, ऐसे 800 के अंदर अपन कवर कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तुमको अभी पढ़ना हो तो पॉज करके एक बार रीड मार लेना, बाकी मैं ऐसे 800 में कराऊंगा इसको। अब सर वो ये कि यूएम की पैराग्राफ की आपको वर्डिंग कैसे यूज लेनी की, कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज थी, कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो पहले आपने बंद कर दी थी, कुछ टाइम के लिए होल्ड पे कर दिया, वो रिज्यूम कर रहे हो। तो इम्पेजिंग मैटर पर हमें फिर नहीं बोला कि आपको यूजर का अटेंशन ड्रॉ करना पड़ेगा, कहाँ पर, नोट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब नोट 27 ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहाँ पे पूरा मैटर डिस्क्राइब है, और बता देना कि और ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। और अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर बस वहाँ पे ये बता देना, जैसे कोई ऑडिट आपने नहीं करी किसी ब्रांचेस की, तो बता देना वी डिड नॉट ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 5 ब्रांचेस, इसकी टोटल असेट इतनी थी, टोटल रेवेन्यू इतना था। पर हाँ वो बात अलग है, मतलब कि हम उस पर रिलाई कर रहे हैं सोनली बेस्ड ऑन रिपोर्ट ऑफ ब्रांच ऑडिटर, हम उस पर रिलाई कर रहे हैं, पर हमारा ओपिनियन इस पर भी मॉडिफाई नहीं है। कि कोई भी अगर कभी है कि गोइंग कंसर्न कंपनी जिंदा नहीं रहने वाली और उसने लिक्विडेशन बेसिस पे ही बनाया, उसने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिक्विडेशन बेसिस पे ही बनाया, तो ठीक है कोई बात नहीं, अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दूंगा और ईओएम लगा दूंगा। मतलब हाँ गोइंग कंसर्न नहीं है, कंपनी जिंदा नहीं रहने वाली, मतलब वो मरने वाली है, बंद होने वाली है, तो उसने लिक्विडेशन बेसिस पे ही बनाया, तो अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दूंगा और ईओएम पेरा साथ में दे दूंगा। कभी भी कोई वेयर हाउस पे कभी भी कोई मेजर वेयर हाउस पे फ्लड आ गई, वो मटेरियल नहीं है, तो उसमें केवल ईओएम पेरा लगेगा, ईओएम, क्योंकि ऑलरेडी मैटर डिस्क्लोज्ड है एफएस में। और कभी फ्लड आई उस वजह से आपके सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गए, जो परवेसिव नहीं है पर मटेरियल है पर परवेसिव नहीं है, पर कहीं ना कहीं आप चेकिंग नहीं कर पाओगे, तो क्वालिफाइड ओपिनियन देनी पड़ेगी, क्योंकि नॉन परवेसिव है।
कोई नया लो रेगुलेशन आया, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल पोजीशन उसको अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज कर दिया, अप्रोप्रिएटली बता दिया कि नया लो रेगुलेशन आया वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को इंपैक्ट करेगा कहीं ना कहीं पे, तो ओएम पे रह जाएगा या फिर ईओएम पे रह जाएगा, क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी डिस्क्लोज है, तो ईओएम पे रह जाएगा। कोई नॉन करंट रिसीवेबल है 500 करोड़ का, मेरे को पता है कि वो नहीं आने वाला, मतलब मैनेजमेंट बोल रही है कि नहीं नहीं केस चल रहा है कोर्ट के अंदर, वो आ जाएगा, केस चल रहा है कोर्ट में आ जाएगा, और उसने केवल केवल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे भरोसा कर लिया कि हाँ भाई 500 करोड़ आ जाएंगे। उसने कोई ऑडिटर ने चेकिंग ही नहीं करी, कि वो 500 करोड़ अस्सी में आएंगे नहीं आएंगे, उसने केवल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लिया और ईओएम में डाल दिया। नहीं भाई, आपको चेकिंग करनी थी, कोर्ट का जो स्टेटस था वो देखना था, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना था कस्टमर का, तो इस केस के अंदर अगर आपने ये नहीं करा तो आपको मॉडिफाई करनी थी ओपिनियन, आप केवल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे भरोसा नहीं कर सकते, बिकॉज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज नॉट सही, तो ईओएम नहीं देना, आपको मॉडिफाई करनी थी ओपिनियन। सर केएम और यूएम में क्या फर्क होता है? सर की ऑडिट मैटर वो होता है जो मेरी सिग्निफिकेंस में, मतलब ऑडिटर के जजमेंट में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है ऑडिट के लिए, मतलब मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़े, मतलब बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है ऑडिट के लिए, मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़े, और जो मैटर मैंने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर दिया है, मैटर कम्युनिकेटेड टू मैनेजमेंट, ठीक है ना। और ये वो होता है जो फंडामेंटल होता है यूजर के अंडरस्टैंडिंग में, जो प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज ऑलरेडी है एफएस के अंदर, ठीक है ना। तो हो सकता है कोई चीज मेरे को यूजर की अंडरस्टैंडिंग में लानी हो, पर वो केएम ना हो, क्यों ना हो? क्योंकि वहां पर मेरे को सिग्निफिकेंट ऑडिटर की अटेंशन रिक्वायर नहीं हुई भी हो, ठीक है ना। तो बस वो कुछ नहीं, वो यूजर को अब फालतू की बातें लिखी भी, यूजर को एक फर्दर अटेंशन ड्रॉ करता है यूजर के लिए कि ये इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे लिए। और साथ में मैं हो सकता है ईओएम को ज्यादा पहले भी दिखा सकता हूँ, केएम के पहले भी दिखा सकता हूँ ईओएम को, या फिर बाद में भी दिखा सकता हूँ। तो मतलब मैं मैटर को मोर प्रोमिनेंटली दिखा सकता हूँ, ईओएम को अगर मुझे ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखाना है तो मैं ईओएम को केएम के पहले दिखा दूंगा। सर अब ऐसे 710 फटाफट से कर लेते हैं सर। अब इसका ऐसे 710 का मैराथन सर, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन का और कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर। सो मैंने आपको कहा था कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन और कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर में कि दो होते हैं, एक तो होता है सर कंपैरेटिव इन्फो। क्या होता है सर? कंपैरेटिव इन्फो। इसके अंदर से दो पार्ट होते हैं, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं सर। एक पार्ट तो होता है सर कोरस्पॉन्डिंग फिगर, एक बात क्या होता है कोरस्पॉन्डिंग फिगर, एक होता है सर कंपैरेटिव एफएस, एक होता है कंपैरेटिव एफएस। क्या होता है सर? एक होता है कोरस्पॉन्डिंग फिगर, एक होता है कंपैरेटिव एफएस। तो सर कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कोरस्पॉन्डिंग फिगर और एक होता है कंपैरेटिव एफएस। तो कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब कोई अमाउंट और डिस्क्लोजर, मैंने क्या बोला सर? अमाउंट और डिस्क्लोजर प्रेजेंटेड है, क्या है? अमाउंट एंड डिस्क्लोजर है एक से ज्यादा पीरियड के, वन और मोर पीरियड, मतलब प्रायर पीरियड के डिस्क्लोजर है, वन और मोर प्रायर पीरियड। कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं, तो मैं जब 2023 का बनाता हूं तो मैं 2024 के फिगर भी तो यहाँ पे प्रेजेंट करता हूं, मतलब सॉरी 2024 का बना रहा हूं, 2024 का बना रहा हूं तो मैं 2023 के फिगर भी तो प्रेजेंट करता हूं। तो ये कोरस्पॉन्डिंग फिगर है, 2023 के कोरस्पॉन्डिंग फिगर है, 23-24। तो ये कोरस्पॉन्डिंग फिगर है। यही होता कि मतलब ये दोनों जब मैं कोरस्पॉन्डिंग बना रहा हूँ, इसको थोड़ा सा डिटेल में लेना है यार, मैं सोच रहा था जल्दी निपटा लूँ, पर मुझे लगता है चलो बता देता हूँ एक बार। जब मैं 2023-24 दो, तो मैं जब 2024 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ तो मुझे 2023 के भी कंपलसरी बताने ही होते। क्यों बताने होते? क्योंकि ये वाले जो 2023 के फिगर है, ताकि इजीली लोगों को इंटरप्रेट कर पाए कि 2023 में इतना रेवेन्यू था, 24 में इतना, इसमें था। मुझे 2023 के जबरदस्ती प्रेजेंट नहीं करने, वो तो लोग बाग 2024 के अच्छे से समझ जाए, तो मतलब वो इंटीग्रल पार्ट है। वो क्या है कि ये वाले फिगर कहलाएंगे कोरस्पॉन्डिंग फिगर, ये क्या कहलाएंगे? इंटीग्रल पार्ट है ये, क्योंकि एक इंटीग्रल पार्ट है करंट पीरियड एफएस का, करंट पीरियड एफएस का ये एक इंटीग्रल पार्ट है। इस वजह से मुझे ये बताना पड़ रहा है, इस वजह से मुझे ये बताना पड़ रहा है। और यही मैं साथ में एक्स्ट्रा 4-5 साल के और बता दूं। मैंने कहा कि नहीं चलो ठीक है, मैं 2022 के भी प्रेजेंट करूंगा, 21 के भी करूंगा, 23 के भी करूंगा। तो ये कोई इंटीग्रल पार्ट नहीं था एफएस का, ये तो मैंने बस कंपेरिजन के लिए बता दिया, केवल कंपेरिजन के बता दी। तो ये जो 2023 और 24 के आप जो लिख रहे हो ना, हमने ये कोरस्पॉन्डिंग फिगर पढ़े, कोरस्पॉन्डिंग फिगर और 2024 के फिगर को दोनों को साथ साथ पढ़ना कंपलसरी है। इंटेंडेड टू बी रीड अलोंग विद करंट पीरियड फिगर, इंटेंडेड टू बी रीड अलोंग विद करंट पीरियड फिगर। तो कोई भी मैंने, ये कोरस्पॉन्डिंग फिगर क्या होता है सर? कोई भी मैंने अमाउंट और डिस्क्लोजर दिया जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ करंट एफएस का, इंटीग्रल पार्ट ऑफ करंट एफएस का, और जो इंटेंडेड टू बी रीड ओनली इन रिलेशन, इंटेंडेड टू बी रीड ओनली इन रिलेशन टू अमाउंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ करंट पीरियड, इंटेंडेड टू बी रीड ओनली इन रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ करंट पीरियड, ठीक है ना। तो इंटीग्रल पार्ट था सर, वो क्या था? एक तो इंटीग्रल पार्ट है करंट पीरियड एफएस का, और दोनों को साथ साथ पढ़ना है, मतलब इंटेंडेड टू बी रीड ओनली इन रिलेशन टू करंट पीरियड। और सर कंपैरेटिव एफएस क्या होते हैं? वो कोई इंटीग्रल पार्ट नहीं होते, या फिर दोनों को साथ साथ पढ़ना, मतलब वो इंटेंडेड नहीं होते, दोनों को साथ साथ पढ़ना, ठीक है ना। इंटीग्रल पार्ट नहीं होते, वो बस कंपैरिजन के लिए दे देते हैं, कोई भी अमाउंट एंड डिस्क्लोजर कंपैरिजन के लिए दे दिया मैंने बस, ठीक है। सर कोरस्पॉन्डिंग फिगर, सर कोरस्पॉन्डिंग फिगर होते हैं ना, उस केस के अंदर मैं जो ओपिनियन देता हूँ, मैं ओपिनियन केवल करंट पीरियड पे देता हूँ, मैं कोरस्पॉन्डिंग फिगर पे नहीं देता हूँ।
मैं केवल करंट पीरियड पे ही रिपोर्ट देता हूं, मैं नॉट रेफर द कोरस्पॉन्डिंग फिगर। मैं कोरस्पॉन्डिंग फिगर पे अपनी ओपिनियन नहीं दूंगा, मतलब मैं जब ओपिनियन दूंगा तो कोरस्पॉन्डिंग फिगर का कहीं पे नाम भी नहीं दूंगा। मतलब मैं अगर 2023 24 तो मैं केवल 24 के फिगर पे ही ओपिनियन दूंगा, 23 का तो कहीं नाम ही नहीं लूंगा, कहीं पे नाम लूंगा। एक्सेप्ट कुछ केस होते हैं, कुछ केस होते हैं सर। कौन कौन से केस होते हैं सर? जब ऐसा कोई केस हो कि पिछले साल कोई इशू हो, मतलब पिछले साल मॉडिफाइड रिपोर्ट हो, मतलब 2023 में मॉडिफाइड रिपोर्ट थी, पिछले साल 2023 में मॉडिफाइड रिपोर्ट थी और वो अभी तक अनरिजोल्व है, अभी तक अनरिजोल्व है। मतलब प्रायर पीरियड एफएस जो है वो मॉडिफाइड था और वो इशू अभी तक अनरिजोल्व है, वो इशू अभी तक अनरिजोल्व है। तो मुझे देखना है, मुझे उस केस के अंदर इस साल की ओपिनियन तो मॉडिफाई करनी ही करनी है, मुझे इस साल की ओपिनियन तो मॉडिफाई करनी ही करनी है, पर साथ में कोरस्पॉन्डिंग फिगर का नाम भी देना पड़ेगा, साथ में कोरस्पॉन्डिंग फिगर का नाम भी देना पड़ेगा। सर कैसे दूंगा? दो केस है। तो जब भी पिछले साल की मॉडिफाइड रिपोर्ट अभी भी अनरिजोल्व हो तो उस केस में मुझे देखना पड़ेगा क्या उसका इफेक्ट मटेरियल है या नहीं है, कि उसका जो इफेक्ट है करंट पीरियड पे क्या उसका इफेक्ट मटेरियल है या फिर अदर केसेस, मतलब मटेरियल नहीं है। अगर मटेरियल है, उसका इफेक्ट मटेरियल है, तो मुझे पूरा डिस्क्रिप्शन में बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा कि सर करंट पीरियड के फिगर ये वाले हैं, कोरस्पॉन्डिंग फिगर के फिगर ये वाले, मतलब करंट पीरियड के फिगर भी बताने पड़ेंगे, कोरस्पॉन्डिंग के फिगर भी बताने पड़ेंगे, और पूरा डिटेल में बताऊंगा कि भाई इस वजह से मैं करंट पीरियड इस वजह से मैं करंट पीरियड में मॉडिफाई कर रहा हूं ओपिनियन। तो मैंने यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग फिगर का नाम भी यूज में ले लिया। जब मटेरियल हो मतलब जब इफेक्ट मटेरियल हो करंट पीरियड एफएस पे, तो मुझे करंट पीरियड के बारे में भी बताना और कोरस्पॉन्डिंग फिगर के बारे में भी बताना, मतलब दोनों के फिगर्स बताने। और सर मटेरियल नहीं हो मतलब अदर केसेस, तो उस केस में मैं बस इतना लिख दूंगा चुपचाप कि मैं करंट पीरियड पे मॉडिफाई कर रहा हूं ओपिनियन। क्यों मॉडिफाई कर रहा हूं? बिकॉज ऑफ कंपेरेबिलिटी इशू, मतलब कि कोरस्पॉन्डिंग फिगर कोई अनरिजोल्व मैटर है, कोरस्पॉन्डिंग फिगर में कोई अनरिजोल्व मैटर है। तो मैं बस इतना लिख दूंगा कि ओपिनियन मॉडिफाई करी है मैंने, मॉडिफाई करी है। क्यों? क्योंकि इफेक्ट या पॉसिबल इफेक्ट हो सकता है कोई अनरिजोल्व मैटर है, किसका? कंपेरेबिलिटी का इशू है कोरस्पॉन्डिंग फिगर में, कंपेरेबिलिटी। तो ऊपर वाले में मैंने क्या करा, मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन डिटेल में दिया कि करंट फिगर कितने हैं, कोरस्पॉन्डिंग फिगर कितने हैं, और यहाँ पे बस मैंने नॉर्मली लिख दिया। तो सर जब भी कॉरस्पॉन्डिंग फिगर की बात हो तो जनरली मैं केवल करंट पीरियड पे ही ओपिनियन दूंगा, प्रीवियस ईयर पे ओपिनियन नहीं, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग फिगर पे ओपिनियन नहीं दूंगा। एक्सेप्ट क्या केस है? पहला केस सर अपन ने पढ़ा कि जब पिछले साल आपका कोई मॉडिफाइड ओपिनियन इशू हुई थी और वो अभी तक अनरिजोल्व है, तो मैं देखूंगा कि इस साल पहले तो मुझे मॉडिफाई करना ओपिनियन, वो ठीक है, पर अब जो इस साल जो है वो करंट पीरियड पे मटेरियल इंपैक्ट है या फिर अदर केस है, मतलब इमटेरियल इंपैक्ट है। अगर मटेरियल केस है तो मैं करंट पीरियड फिगर भी लिखूंगा, कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड भी लिखूंगा और पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन चेपूंगा वहां पर। और नहीं है तो मैं केवल बस इतना लिख दूंगा, मटेरियल नहीं तो केवल इतना लिख दूंगा अदरवाइज में कि मैंने मॉडिफाई करा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द सम अनरिजोल्व मैटर इन कंपैरिजन। सर दूसरा केस है कि पिछले साल 2023 में अनमोडिफाइड ओपिनियन इशू हुई थी, पर इस बार मुझे पता पड़ गया कि नहीं भाई, पिछली बार इशू तो अनमोडिफाइड हुई थी, पर मुझे इस बार पता पड़ा कि नहीं भाई 2023 में तो कोई गलती एग्जिस्ट करती थी, 2023 में कोई गलती एग्जिस्ट करती थी। तो प्रायर पीरियड के अंदर जो एफएस था उसमें अनमोडिफाइड ओपिनियन दी थी, पर मुझे पता पड़ गया कि उसमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट कोई एग्जिस्ट करती थी। तो उस केस के अंदर मैं क्वालिफाइड और एडवर्स कर दूंगा करंट पीरियड का एफएस क्वालिफाइड एडवर्स कर दूंगा विथ रिस्पेक्ट टू कोरस्पॉन्डिंग फिगर। मैं करंट पीरियड का एफएस मॉडिफाई करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू कोरस्पॉन्डिंग फिगर। तो जब भी तुमको अगर कोई ऐसा मैटर हो कि प्रायर पिछले साल कोई गलती थी और वो रिजोल्व हो गई है, ये तो अनरिजोल्व था, अगर पिछले साल कोई गलती थी और वो रिजोल्व हो गई है तो फिर बात ही खत्म, फिर तो मैं केवल करंट पीरियड पे ही ओपिनियन दूंगा। ठीक है, तो पहला केस अपन ने पढ़ा, कोई पिछले साल गलती थी और वन रिजोल्व है, या फिर पिछले साल अनमोडिफाइड दी पर मुझे पिछले साल की कोई गलती मिल गई, या फिर पिछले साल का पीरियड ऑडिटेड था ही नहीं। पिछले साल का अगर ऑडिटेड नहीं था तो भी मुझे तो साई लेना ही पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंसेस चेक करना ही पड़ेगा, और ओएम पेरा में बता दूंगा कि कॉरस्पॉन्डिंग फिगर अनऑडिटेड है। साथ फिर पिछले साल अनऑडिटेड या फिर पिछले साल प्री डिसीजर ऑडिटर ने ऑडिट करा था, तो मैं प्री डिसीजर ऑडिटर ने ऑडिट करा तो भी मैं ओएम पेरा के अंदर बता दूंगा कि कॉरस्पॉन्डिंग फिगर दूसरे ऑडिटर ने ऑडिट करा। क्या क्या बताऊंगा? मैं फैक्ट बताऊंगा कि ऑडिटेड कि पिछले साल प्रायर पीरियड वाज ऑडिटेड बाय प्री डिसीजर ऑडिटर, उसने कौन सी ओपिनियन दी और कौन सा डेट है रिपोर्ट, उसने कौन सी ऑडिट रिपोर्ट इशू करी, ठीक है ना, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। मैं फैक्ट बताऊंगा सबसे पहले कि ऑडिटेड बाय प्री डिसीजर ऑडिटर, उसने कौन सी ओपिनियन दी और उसकी डेट ऑफ रिपोर्ट क्या थी, ठीक है ना। और प्रायर पीरियड एफएस मैं डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट नहीं बताऊंगा अगर पिछले साल का एफएस रिवाइज हुआ था।
और जो कंपेरेटिव एफएस है, कंपेरेटिव एफएस के अंदर सर मेरे को कॉरेस्पॉन्डिंग एफएस के अंदर तो मैं केवल कॉरेस्पॉन्डिंग एफएस जो अपने पहले पढ़ा कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर, उसके केस के अंदर तो मैं केवल करंट पीरियड पे रिपोर्ट करता हूँ। पर कॉरेस्पॉन्ड कंपेरेटिव एफएस की जब बात आएगी तो मुझे सारे एफएस पे रिपोर्टिंग करनी है, ईच पीरियड पे मुझे रिपोर्टिंग करनी है। और कभी ऐसा हो जाए कि पिछले साल जो रिपोर्टिंग हुई थी 2000 पहले के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पिछले साल रिपोर्टिंग हुई और जो मैं इस साल रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, ओपिनियन अलग अलग आ रही है। पहले बोला था अनमोडिफाइड, अभी आ रहा है मॉडिफाइड या वोट एवर, कि ओपिनियन ही अलग अलग आ रहा है पिछले साल के जो रिपोर्ट इशू हुई है, तो उस केस में अदर मैटर पैराग्राफ डाल दूंगा। पिछले साल अगर इशू नहीं था तो पिछले साल ऑडिटेड ही नहीं था तो वो सेम केस जो अपन ने ऊपर पढ़ा ओएम पेरा डाल दूंगा। पर मुझे ओपनिंग बैलेंसेस पे साई तो लेना ही लेना पड़ेगा। और जब प्रायर पीरियड प्री डिसीजर ऑडिटर ने ऑडिट करा तो जो सेम अपन ने पहले पढ़ा ना, मैं अदर मैटर पैराग्राफ डाल के बता दूंगा कि एफएस प्री डिसीजर ऑडिटर ने ऑडिट करा है, ओपिनियन कौन सी दी और डेट ऑफ रिपोर्ट क्या है। ठीक है, और मुझे कोई गलती मिल गई, प्री डिसीजर ऑडिटर ने कोई रिपोर्ट इशू करी थी, मुझे कोई गलती मिल गई तो मैं टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट कर दूंगा कि भाई प्री डिसीजर ऑडिटर ने जो रिपोर्ट इशू करी उसमें गलती है, उसको सही करने के लिए बोलो। प्री डिसीजर ऑडिटर शुड बी इन्फॉर्म। सर ये देखो, ये क्वेश्चन अपन ने देखा हुआ है ऐसे तो, मतलब देखा हुआ इन द सेंस मेन क्लास में देखा है तो ये सर वही है बेसिस ऑफ ओपिनियन कि अगर कभी पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पिछले साल नहीं बनाया था तो पिछले साल नहीं बनाया था तो अब तुम इस बार बताओ कि अगर या तो इस बार प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना दिया या नहीं बनाया, मतलब पिछले साल मॉडिफिकेशन थी तो इस साल अगर वो मैटर रिजॉल्व हो गया, मतलब प्रोविजन बना दिया प्रॉपर्ली, या फिर इस साल भी प्रोविजन नहीं बनाया, तो बस वही मैटर है पूरा कि अगर वो इस साल मैटर पूरा रिजॉल्व एंड प्रॉपर्ली अकाउंट हो गया तो मैं पिछले साल का मॉडिफिकेशन रेफर नहीं करूंगा। पर अगर वो मैटर अभी तक अनरिजॉल्व है तो मुझे करंट पीरियड पे भी मॉडिफाई करनी पड़ेगी और बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन पे मैं देखूंगा कि वो फिगर मटेरियल है या फिर अदर केस। मटेरियल है तो मैं कॉरेस्पॉन्डिंग करंट पीरियड दोनों को लाऊंगा और मटेरियल नहीं है तो मैं बस लिख दूंगा कि भाई मैं अनरिजॉल्व मैटर की वजह से मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, जो पढ़ा अपन है। अगर प्रोविजन नहीं बना तो मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा दोनों फिगर पे, पिछले और इस साल के, और अगर प्रोविजन बन गया तो मैं रेफर नहीं करूंगा पिछले साल के फिगर को। तो सर जो सेम अभी अपन ने जो ये क्वेश्चन करा था उसका एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन एक और भी आया हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन है कि वही पिछले साल कोई गलती एग्जिस्ट करती थी और वो इस साल भी सही नहीं हुई है, मतलब पिछले साल कोई मॉडिफिकेशन था इस साल भी सही नहीं हुई है। ठीक है ना, तो जो सेम आंसर अपन को लिखना है वो एग्जैक्ट डिट्टो ये का ये ही लिखना है जो अपन ने पढ़ा था अभी, एग्जैक्ट वो का वही आंसर लिखना है। बट इसमें एक और चीज थी कि पिछले साल कोई दूसरा ऑडिटर था, पिछले साल ऑडिट करने के लिए कोई दूसरा ऑडिटर था, तो उसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और पूछ लिया, मतलब ये वाला तो लिखना ही लिखना है कि ऑडिटर की क्या ड्यूटी होगी रिपोर्टिंग के लिए, वो तो लिखना ही लिखना है। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और पूछ लिया था सर कि उसको करंट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट में कौन से मॉडिफिकेशन या फिर डिस्क्लोजर देने एक्स्ट्रा, कौन से मॉडिफिकेशन डिस्क्लोज देने एक्स्ट्रा वाले। तो जो अपन ने पढ़ा था ना कि जब प्रीवियस ईयर का ऑडिटर अलग हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इट वाज ऑडिटेड बाय सम अनदर ऑडिटर, कि किसी दूसरी ऑडिटर ने ऑडिट करा, तो जब प्रीवियस ईयर का ऑडिटर अलग हो, जब प्रीवियस ईयर का ऑडिटर अलग हो तो अपन ने पढ़ा था ना ये तीन चीजें आपको अदर मैटर पैराग्राफ में बतानी होगी। तो ये आपको घाट बांध लेना दिमाग में कि जब भी प्रीवियस ईयर का ऑडिटर अलग हो तो आपको अदर मैटर पैराग्राफ में ये चीजें बतानी होगी। क्या बतानी होगी कि पिछला ऑडिटर अलग था, मतलब वो प्री डिसीजर ऑडिटर था कोई दूसरा, उसने कौन सी ओपिनियन दी और कब दी, कौन सी ओपिनियन दी कब दी, कौन सी ओपिनियन दी कब दी, टाइप ऑफ ओपिनियन एंड डेट, टाइप ऑफ ओपिनियन एंड डेट, मतलब कौन सी ओपिनियन दी कब दी, 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 मतलब प्री डिसीजर ऑडिटर कोई दूसरा था। एक तो बताना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर में कोई प्री डिसीजर ऑडिटर था, उसने कौन सी ओपिनियन दी और कब दी, कौन सी ओपिनियन में अगर मॉडिफाइड है तो विद रीजन, ये बताना पड़ेगा। बाकी ये हो गया अपना। सर अब मेन ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कंपेरेबिलिटीज के लिए, चाहे वो कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर हो या फिर कंपेरेटिव हो, कुछ भी हो, मतलब उसके लिए। तो सर मेरे को पहले देखना है क्या जो एफआरएफ बोलता है उस हिसाब से कंपेरेटिव प्रेजेंटेड है क्या, जो एफआरएफ बोलता है उस हिसाब से कंपेरेटिव प्रेजेंट है क्या, जो एफआरएफ बोलता है उस हिसाब से कंपेरेटिव प्रेजेंट है क्या। और अगर वो प्रेजेंट है तो मुझे देखना है कि पिछले साल जो फिगर थे, मतलब पिछले साल के फिगर थे वो बिल्कुल सही अमाउंट डाल के कंपेयर कराया ना इस साल। पिछले साल 2023 के जो फिगर ऑडिट रिपोर्ट थी, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे, वो अमाउंट बिल्कुल सही से उठा के इधर कंपेयर कराया ना, पता चला अमाउंट उधर कुछ और थे, आपने कंपेयर करते हो कुछ और लिखती है। तो मुझे सबसे पहले देखना है क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज पर एफआरएफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज पर एफआरएफ कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन है क्या। पहले मुझे क्या देखना है, सबसे फर्स्ट पॉइंट कि क्या कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड है क्या एज पर एफआरएफ है। तो मुझे देखना है क्या वो अमाउंट बिल्कुल एग्री करते हैं ना, पिछले साल से वो अमाउंट बिल्कुल एग्री करते हैं ना इस साल। और फिर मुझे 2 पॉइंट देखना है अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी पिछले और इस साल की सेम थी, कंसिस्टेंट थी, कुछ चेंज हुआ है तो डिस्क्लोजर दे देना। सर बहुत सिंपल,
पहले मुझे देखना है डिटरमाइन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन। पहले मुझे डिटरमाइन करना है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन है क्या। पहले मुझे डिटरमाइन करना है वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, एज पर द एफआरएफ। और अगर है तो मुझे देखना है कि पिछले बार का अमाउंट इस बार से एग्री कर रहा है। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन एग्री विद द अमाउंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ प्रायर पीरियड। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन है वो एग्री कर रहा है, एग्री कर रहा है। और फिर 2 पॉइंट अकाउंटिंग पॉलिसी की, अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट होनी चाहिए पिछले साल से, अगर कोई भी चेंज हुआ तो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज कर दो, अकाउंट डिस्क्लोज कर दो, ठीक है। तो मेरे को सबसे पहले डिटरमाइन करना है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन है क्या, और है तो क्या वो पिछले साल से एग्री कर रहा है ना, प्रायर पीरियड से वो एग्री कर रहा है ना। और साथ में 2 पॉइंट अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए, अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट होनी चाहिए और चेंज हुआ तो डिस्क्लोज करो। और अगर मैनेजमेंट को लगा कि कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है तो मैं एडिशनल प्रोसीजर करूंगा उसको ढूंढने के लिए, एडिशनल प्रोसीजर करूंगा उस गलती को ढूंढने के लिए। एसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट भी फॉलो करूंगा, एसे 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी लूंगा। एडिशनल प्रोसीजर करूंगा कोई गलती है तो ऐसे 560 580, एडिशनल प्रोसीजर करूंगा प्लस 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 ऐसे 560 580। मतलब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना होता है ना, ऐसे 580 में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लूंगा कि सारे पीरियड का उठा के। डन सर, ये भी हो गया। अब सर चलते हैं ऐसे 720 पे। सर ऐसे 720 क्या बोलता है, ऐसे 720 बोलता है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर इन्फॉर्मेशन को लेके। सर जब अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकेला कभी इशू नहीं होता, जनरली पूरी एनुअल रिपोर्ट में वो इशू होता है, जनरली पूरी एनुअल रिपोर्ट में इशू होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी है, और अपन ने ऑडिट क्या करा है, अपन ने केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करा है ना। बाकी जो एनुअल रिपोर्ट है पूरी जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जा रहा है उसको तो ऑडिट नहीं करा। तो मुझे देखना है कि कहीं पे भी अदर इन्फॉर्मेशन में, OI अदर इन्फॉर्मेशन में वर्सेस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें कोई इनकंसिस्टेंसी ना हो, उसमें कोई भी बीच में इनकंसिस्टेंसी नहीं, पता चला अदर इन्फॉर्मेशन कुछ और बोल रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ और बोल रहा है। या फिर अदर इन्फॉर्मेशन वर्सेस ऑडिटर को जो नॉलेज है, ऑडिटर को भी जो भी नॉलेज है कि जो ऑडिटर ने नॉलेज है कि ऑडिटर ने ऑडिट करते वक्त कंपनी के बारे में जो भी चीजें जानी, तो मतलब ऑडिटर की नॉलेज। तो अदर इन्फॉर्मेशन वर्सेस ऑडिटर नॉलेज में कोई भी इनकंसिस्टेंसी नहीं है, इनकंसिस्टेंसी। तो मैं कैसे पता करूंगा, मेरे को बस अदर इन्फॉर्मेशन को रीड करना है टू आइडेंटिफाई द इनकंसिस्टेंसी, रीड करना है टू आइडेंटिफाई द इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। तो सर सबसे पहले मेरे को मटेरियल इनकंसिस्टेंसी ढूंढनी है बिटवीन अदर इन्फॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर इन्फॉर्मेशन और एंड ऑडिटर नॉलेज, ठीक है ना। तो अदर इन्फॉर्मेशन चाहे फाइनेंशियल फिगर भी हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकती है। ये एप्लीकेबल नहीं होगा ऐसे जब मुझे स्पेसिफिकली किस लिए रखा कि कोई प्रोस्पेक्टस इशू कर रहा है तो प्रोस्पेक्टस की सारी इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं, मुझे अगर वो चेक करने के लिए स्पेसिफिकली रखा तो ये ऐसे एप्लीकेबल नहीं है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल दिए हुए थे सर कुछ अमाउंट और अदर आइटम के, कि अदर इन्फॉर्मेशन में कुछ अमाउंट हो सकता है, कुछ अदर आइटम हो सकता है। तो मैंने तुमको बोला था दो तीन दोनों तरफ से याद कर लो, काफी हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम कितने 5 ही तो पॉइंट लिखने, तो 2 4 2 4 2 4 2 4 देख लो। तो मैंने जो याद कराया था अमाउंट के रिलेटेड मैंने बोला था 2 तो ये याद करो सबसे पहले, कहाँ गए भाई, ये वाले 2 तो तुम ये याद करो अमाउंट के रिलेटेड, कि जो भी अमाउंट, वो अदर इन्फॉर्मेशन में क्या क्या लिख सकते हैं, अदर इन्फॉर्मेशन में अमाउंट के रिलेटेड लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट अरेंजमेंट एंड अमाउंट ऑफ गारंटी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। तो ऑफ बैलेंस शीट अरेंजमेंट और गारंटी का अमाउंट, 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 मैंने ये बोला था, ठीक है। अब मैंने ये 2 याद क्यों करे, क्योंकि इसके साथ ये दोनों भी याद हो गए, अदर आइटम्स वाले, कि जो अदर आइटम है वो भी एक साथ याद हो गया। अदर आइटम के अंदर क्या पढ़ा अपन ने, सेम जो अपन ने पढ़ा ना, अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट और गारंटी, अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट अरेंजमेंट एंड गारंटी, ऑफ बैलेंस शीट अरेंजमेंट और गारंटी, ऑफ बैलेंस शीट अरेंजमेंट और गारंटी, तो उसका अमाउंट पढ़ा अपन ने। तो वैसे ही ऑफ बैलेंस शीट अरेंजमेंट और गारंटी का डिस्क्रिप्शन। तो ऑफ बैलेंस शीट अरेंजमेंट और गारंटी का अमाउंट ऊपर हो गया और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हो गया, तो 2 करके 4 तो यूं ही याद हो गए। फिर मैंने कहा था तुमको अगर अमाउंट देखना है तो अमाउंट में कितना सिंपल है, कुछ की फाइनेंशियल इंडिकेटर होते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, डिविडेंड कितना है, वो देख लो, की फाइनेंशियल रिजल्ट देख लो कंपनी के, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, डिविडेंड वगैरह देख लो, या फिर कोई रेशियोज होते हैं, रेशियोज वो तुम याद कर सकते हो, रेशियोज ये यहाँ पे टिक मार लो। फाइनेंशियल मेजर रेशियो की कंपनी का जीपी मार्जिन कितना है, एवरेज रेशियोज वगैरह कितने, वो लिख सकते हो, ठीक है ना। और बाकी भी तुमको रीड करनी है तो वीडियो पोस्ट करके एक बार रीड कर लो कि ऑपरेटिंग डाटा कंपनी का, स्पेशल आइटम कोई भी लिटिगेशन वगैरह, कोई भी लिक्विडिटी रिलेटेड इशू है, लिक्विडिटी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना करा, वो सब। बाकी याद कितने करने सर, मैंने कहा याद तो तुमको सर 2 4 कर लो, थक गया यार मैं, ठीक है।
तो या तो तुमको दो चार ही करने। तो सर अमाउंट के रिलेटेड मैंने कहा सबसे पहले दो तो क्या याद करने, दो याद करने क्योंकि ऑफ बैलेंस शीट आइटम और गारंटी, 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 उनका अमाउंट याद कर लो ताकि तुमको दो नीचे के याद हो जाए, डिस्क्रिप्शन ऑफ बैलेंस शीट आइटम और ऑफ बैलेंस शीट अरेंजमेंट एंड गारंटी याद होगा, ठीक है ना। फिर मैंने कहा कि सर एक दो और याद करने हो अगर आपको तो तुम की फाइनेंशियल रिजल्ट याद कर सकते हो। की फाइनेंशियल रिजल्ट जैसे नेट प्रॉफिट, ईपीएस, डिविडेंड वगैरह, या फिर कोई रेशियोस जो भी फाइनेंशियल मेजर या रेशियो, जीपी मार्जिन वगैरह ये सब वाले, ठीक है। और सर अदर आइटम में भी एक दो याद करने तो बहुत सिंपल है। सबसे ज्यादा क्वालिटेटिव चीज क्या होती है, मतलब अमाउंट के रिलेटेड अपन ने कितनी बार ऑडिट में पढ़ा कि कंपनी के अकाउंटिंग एस्टिमेट और अजम्पशन कौन से, वो बता दो। कंपनी के अकाउंटिंग एस्टिमेट और अजम्पशन कौन से, वो बता सकते हैं। साथ में कंपनी की स्ट्रेटेजी, मार्केट की प्राइस का ट्रेंड, स्ट्रेटेजी और मार्केट प्राइस ट्रेंड, ठीक है ना। दो चार देख लो, कुछ नहीं, काफी है, दो तीन भी। तो कंपनी की अकाउंटिंग एस्टिमेट और अजम्पशन बता दूंगा, अकाउंटिंग अजम्पशन और अकाउंटिंग एस्टिमेट अजम्पशन बता दूंगा और स्ट्रेटेजी बता दूंगा, ठीक है ना। एस्टिमेट, अजम्पशन और स्ट्रेटेजी। स्पेशल पॉइंट, हाँ ये बात ध्यान रखना, हमेशा कोशिश करना कि भाई तुमको जो अदर इन्फॉर्मेशन लेनी है, मतलब जो एनुअल रिपोर्ट लेनी है, तो वो हमेशा ट्राई करना कि प्रायर टू डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के पहले ही तुम अदर इन्फॉर्मेशन ले लो। अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा तो कोशिश करना कि आप एज सून एज प्रैक्टिकेबल, जैसे ही वो अदर इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर हो जाए, मतलब ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद, अदर ऑडिट मतलब सॉरी, पहले कोशिश क्या करनी है कि जो भी अदर इन्फॉर्मेशन है वो आप कोशिश करो कि ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के पहले ही ले लो, ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के पहले ही ले लो। अगर वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा तो फिर एज सून एज प्रैक्टिकेबल, जैसी ऑडिट रिपोर्ट इशू हुई उसके एज सून एज प्रैक्टिकेबल आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप ले लो, ठीक है ना। तो मतलब आपको यहाँ पर कि अगर आप वो ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के पहले अगर आपको अदर इन्फॉर्मेशन नहीं दी ना, तो आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना, मैनेजमेंट से लिखवा के ले लेना कि जैसे ही फाइनल वर्जन बन जाएगा, किसका, एनुअल रिपोर्ट का फाइनल वर्जन बन जाएगा, तो मुझे एज सून एज प्रैक्टिकेबल दे देगी, ठीक है ना। ये लिखवा के ले लो उससे। तो सर ऑडिटर का क्या प्रोसीजर होता है, बहुत सिंपल, अपन ने बहुत पूरा पढ़ा हुआ है। ये बोलता है कि सबसे पहले अदर इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करो, ऑब्टेन करने के पहले क्या करना है, पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन से डॉक्यूमेंट के साथ, मतलब कौन सी एनुअल रिपोर्ट के साथ अपना एफएस जा रहा है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि विच डॉक्यूमेंट कंप्राइज द एनुअल रिपोर्ट, कि कौन से डॉक्यूमेंट में एनुअल रिपोर्ट जा रही है, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करो। फिर कोशिश करो कि ऑडिट रिपोर्ट बनने के पहले ले लो। अब अरेंजमेंट कर लो मैनेजमेंट के साथ कि इफ पॉसिबल प्रायर टू डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ही आपको वो अदर इन्फॉर्मेशन मिल जाए पहले। ये मतलब बोलता है कि पहले तो आइडेंटिफाई करो कि किस में एनुअल रिपोर्ट जा रही है, कौन से डॉक्यूमेंट में। फिर कोशिश करो कि प्रायर टू डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ही ले लो, अगर पॉसिबल नहीं है तो आफ्टर ले लेना। बस मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, मतलब लिखवा के ले लो कि जैसे ही फाइनल वर्जन तैयार होगा तो मुझे दे दोगे। अगर डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल अंटिल द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिखवा के ले लो कि जैसे ही फाइनल वर्जन अवेलेबल होगा तुम ऑडिटर को दे दोगे। तो अपन ने सबसे पहले अदर इन्फॉर्मेशन ले ली, अब उसको पढ़ो, अब उसको रीड करो। क्यों रीड करते, इनकंसिस्टेंसी फाइंड करने के लिए। अब मैं उसको रीड करूंगा, क्यों रीड करूंगा मैं उसको, ताकि मैं मटेरियल इनकंसिस्टेंसी देख पाऊं अदर इन्फॉर्मेशन और एफएस के अंदर, या फिर अदर इन्फॉर्मेशन और ऑडिटर नॉलेज के अंदर, ठीक है। तो ये सिंपल सा ऑडिटर का प्रोसेसर होता है इसके लिए, ठीक है। जब मुझे अब कोई गलती मिल गई, मुझे कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी मिल गई कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ और बोल रहा है, ऑडिटर का अदर इन्फॉर्मेशन कुछ और बोल रहा है, कि यहाँ पर तो दिया हुआ है कि अदर इन्फॉर्मेशन में कि ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा और असली में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में घटा है, तो मुझे कोई भी इनकंसिस्टेंसी मिल गई तो मुझे देखना है कि असली में गलती एग्जिस्ट किस में करती है, कि क्या अदर इन्फॉर्मेशन गलत है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, या फिर ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग गलत है, तो क्या असली में गलत है। तो जो भी गलत है पहले मैं मैनेजमेंट को बोलूंगा सही करो, सिंपल सी बात है। पहले मैं मैनेजमेंट को हर बार बोलता हूँ कि भाई सही कर दे। अगर मैनेजमेंट मान गई कि ठीक है मैं सही कर रहा हूँ, तो मैं देख लूंगा कि क्या मैनेजमेंट ने असली में सही कर दिया, क्या अगर मैनेजमेंट एग्री कर गई सही करने के लिए, तो डिटरमाइन वेदर द करेक्शन हैज बीन मेड। अब अगर मैनेजमेंट ने मना कर दिया कि मैं सही नहीं करूंगा, तो उस केस के अंदर मुझे दो केस देखने, क्या जो मुझे जो मुझे अदर इन्फॉर्मेशन मिली, क्या मुझे ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के पहले मिल गई थी अदर इन्फॉर्मेशन, या फिर ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद मिली थी अदर इन्फॉर्मेशन। क्या मुझे प्रायर टू डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट मिल गई थी या आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट मिली। इसका मतलब है ऑडिट रिपोर्ट अभी तक मेरे हाथ में है। अगर ऑडिट रिपोर्ट मेरे हाथ में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गलती है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिवीजन होना चाहिए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट मना कर रही है मैं गलती सही नहीं करूंगी, तो मैं मॉडिफाई कर दूंगा ओपिनियन, क्योंकि अभी तक ऑडिट रिपोर्ट मेरे हाथ में है। और या फिर अदर इन्फॉर्मेशन में गलती है, जब अदर इन्फॉर्मेशन में गलती है तो आपको हर बार टीसीडब्ल्यूजी को बताना है, जब भी अदर इन्फॉर्मेशन में गलती है, मतलब रिवीजन चाहिए अदर इन्फॉर्मेशन में, पर मैनेजमेंट नहीं कर रही,
तो हर बार आपको TCWG को बताना है कि भाई सही कर, और अगर वो TCWG भी सही नहीं कर रही तो मेरे को इम्प्लीकेशन देखना है, मेरी ऑडिट रिपोर्ट पे में क्या इम्प्लीकेशन होगा, मेरी ऑडिट रिपोर्ट में क्या इम्प्लीकेशन होगा। और मैं विड्रॉ भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। और जब मेरे को ऑडिट रिपोर्ट मैंने इशू कर दी थी, मतलब आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, उसके बाद मेरे को पता पड़ा कि भाई कुछ गलती है अदर इन्फॉर्मेशन में, तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती है, तो अब तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब तो मैंने ऑडिट रिपोर्ट डायरेक्ट इशू कर दी, तो ऐसे 560 बोलता है ना सब्सिक्वेंट इवेंट वाला, तो मैं वो फॉलो करूंगा कि मैं सीक कराऊंगा रिलायंस ऑन माय ऑडिट रिपोर्ट, आई सीक टू प्रिवेंट द रिलायंस ऑन माय ऑडिट रिपोर्ट। जब अदर इन्फॉर्मेशन में गलती है तो वापस से TCWG को बोलूंगा कि भाई TCWG सही कर, और TCWG को बोलूंगा कि भाई तू एक्शन ले, TCWG तू एक्शन ले, ताकि सारे यूजर को पता पड़े, ब्रिंग देम टू अटेंशन टू यूजर, ताकि सारे यूजर को पता पड़े कि अदर इन्फॉर्मेशन में गलती है तो एक्शन ले। सर कितना सिंपल था ये वाला। सर 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 देखो, सबसे पहले अगर कोई भी गलती मिली, मुझे लग रहा है कि इनकंसिस्टेंसी है, तो पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि किस चीज में गलती है, जो भी गलती है उसको सही करो। अगर मैनेजमेंट एग्री कर गया कि ठीक है मैं सही कर रहा हूं, तो मैं देखूंगा क्या उसने असली में सही करा क्या, डिटरमाइन वेदर द करेक्शन हैज बीन मेड। अगर उसने मैनेजमेंट ने सही नहीं करा तो मैं देखूंगा ऑडिट रिपोर्ट के पहले मेरे को अदर इन्फॉर्मेशन मिली या बाद में मिली है। पहले मिल गई, पहले ही मिल गई, मतलब ऑडिट रिपोर्ट मेरे हाथ में है, मतलब अगर एफएस में रिवीजन की जरूरत है, ऑडिट रिपोर्ट मेरे हाथ में है, वो एफएस में सही नहीं कर रहा तो मैं मॉडिफाई कर दूंगा। अदर इन्फॉर्मेशन में गलती है, जब भी अदर इन्फॉर्मेशन गलती है सबसे पहले TCWG को बताओ, TCWG नहीं मान रहा तो मैं देखूंगा क्या मेरे ऑडिट रिपोर्ट पे कोई इंप्लीकेशन होगा क्या, पहले TCWG को बताओ, नहीं मान रहा तो मेरी ऑडिट रिपोर्ट पे कोई इंप्लीकेशन होगा क्या, शायद विड्रॉ भी कर लो। अगर मैंने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी और एफएस इशू हो गया तो 560 वाली रिक्वायरमेंट लग जाएगी, और फिर अदर इन्फॉर्मेशन में कोई गलती है तो वापस से TCWG को बताऊंगा, यहाँ पे भी TCWG को बताया, यहाँ पर भी TCWG को बताऊंगा कि जिन जिन लोगों के पास ऑडिट रिपोर्ट और एफएस है उनको बता कि अदर इन्फॉर्मेशन में कोई गलती है। अब सर यही क्वेश्चन है कि अदर इन्फॉर्मेशन में कोई गलती है, अब बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट और आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट दोनों केस तुमको बताने हैं, तो वो ये सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैनेजमेंट को सही कर, अगर उसने सही कर दिया, एग्री हो गया, तो मैं देखूंगा डिटरमाइन वेदर द करेक्शन हो गया नहीं होगा। अगर उसने मना कर दिया तो मैं कम्युनिकेट करूंगा TCWG को सही करने से। TCWG ने भी मना कर दिया और प्रायर वाला केस तो उसके मैं मेरी ऑडिट रिपोर्ट पे इंप्लीकेशन दे दूंगा, शायद विड्रॉ भी कर लूँ। और आफ्टर वाला केस है, तो मैं TCWG को बोलूंगा कि अप्रोप्रिएट एक्शन ले, कि दैट आई वांट टू सीक द रिलायंस ऑन माय ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, लोगों के अटेंशन मिला। अब ये भी सेम ही तरह का केस है कि मार्केट प्राइस जो थी एनुअल रिपोर्ट में दी हुई थी कि मार्केट प्राइस गिर रही है, पर असली के अंदर प्रॉफिट मार्जिन जो था वो बढ़ रहा था, ठीक है ना। तो वही तुमको देखना है कि किसके अंदर गलती है, तुमको क्या है, गलती है या नहीं, फलान डिगरा देख लेना। मैनेजमेंट को बोलूंगा कि सही कर, करेक्ट कर, वो मान रहा है या नहीं मान रहा वो तुमको देख लेना। पढ़ना हो तो एक बार पॉज करके पढ़ लेना, पर सेम तरह का क्वेश्चन पॉज करके देख सकते हो तुम। देन सर उसके बाद आते हैं अब रिपोर्टिंग पे, कि जो अदर इन्फॉर्मेशन के लिए अपन ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या डालेंगे अदर इन्फॉर्मेशन को लेके। अरे सिंपल है सर, अभी अपन ने बोला था ना, देखो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती होती है तो अपन ओपिनियन को मॉडिफाई कर देते हैं, बोला था ना अपन ने कि अगर सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी गलती है तो अपन ओपिनियन मॉडिफाई कर देते हैं, बात ही खत्म, वो अपन को पता है। पर सर अगर अदर इन्फॉर्मेशन में कोई गलती है जो TCWG सही भी नहीं कर रहा, अदर इन्फॉर्मेशन में कोई गलती हो TCWG सही भी नहीं कर रहा, तो उस केस में क्या करें। उस केस में अपनी बात हुई थी ना कि एक अब ऑडिट रिपोर्ट में आपको एक सेक्शन डालना पड़ेगा, अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन। आपको क्या डालना पड़ेगा, अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन। अब अपन अगर कभी भी अदर इंफॉर्मेशन में कोई गलती है जो TCWG सही नहीं कर रही, तो अपन अपने ऑडिट रिपोर्ट में, अपनी ऑडिट रिपोर्ट में अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन नाम का एक सेक्शन डालेंगे और सारी गलतियां बताएंगे, तो ये रहे सर रिपोर्टिंग। इसकी हेडिंग होती है, अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एक सेक्शन जाएगा, उसकी हेडिंग क्या होगी, अदर इंफॉर्मेशन। उसकी हेडिंग क्या होगी, अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे लिख दो तुम अदर इंफॉर्मेशन, ये पूरी हेडिंग है। अब या लिख दो अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये पूरी एक हेडिंग हो गई। अब उस हेडिंग के अंदर ये सारी चीजें अपन अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताएंगे, ये सारी चीजें अपन अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताएंगे, वो अदर इंफॉर्मेशन के रिलेटेड है सारी चीजें। पर एक चीज ध्यान रखना, MCQ कभी भी आ जाए कि सर अगर कोई लिस्टेड कंपनी, मैंने बोला था ना कि जो अदर इंफॉर्मेशन होती है वो या तो ऑडिट रिपोर्ट के पहले मिल सकती है या ऑडिट रिपोर्ट के बाद मिल सकती है। तो जो लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी में आपको दोनों बताना होता है कि कौन सी अदर इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी ऑब्टेन हो चुकी है
ऑलरेडी ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के पहले मिल चुकी है, या फिर कौन सी इंफॉर्मेशन आपको एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन है कि अभी तक तो वो अदर इंफॉर्मेशन नहीं मिली पर बाद में मिलेगी, तो आपको दोनों बताने होंगे कि लिस्टेड कंपनी में बताना होगा कि ये इंफॉर्मेशन, लेट्स से मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, ये इंफॉर्मेशन तो अपन को पहले से मिल चुकी है। पर जो चेयरमैन के कमेंट थे ना, चेयरमैन के कमेंट होते एक और, चेयरमैन के कमेंट वो एनुअल रिपोर्ट में होते एक और, पर जो चेयरमैन के कमेंट है वो बाद में मिलेगा, ऑडिट रिपोर्ट के बाद में मिलेगा, तो अपन को दोनों बताना होगा। और यही सर जो अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी में आपको केवल बताना है जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ऑब्टेन हो चुकी है, एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन नहीं बताना, ठीक है सर। तो ये रहा, अब पढ़ लो इसको सर एक बार कि जैसे अब इस सेक्शन में क्या क्या आएगा, इन्फॉर्मेशन सेक्शन में क्या आएगा, इसकी ट्रिक होती है सर, अपन ने बोला था मियो एआर मतलब ऑडिट रिपोर्ट जैसा याद कर लो, एआर मतलब ऑडिट रिपोर्ट जैसा याद कर लो, तो मियो एआर मतलब एम से मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, अदर इंफॉर्मेशन के लिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है। आई से आइडेंटिफिकेशन ऑफ, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन अपन को पहले मिल गई और कौन सी बाद में मिलने वाली है, ठीक है। तो लिस्टेड के केस के अंदर जो प्रायर ऑडिट रिपोर्ट के पहले मिल गई वो भी बताना है, और लिस्टेड के केस में जो ऑडिट रिपोर्ट के बाद मिली वो भी बताना है, मतलब एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन। पर जो अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड में केवल आपको वही बताना है जो पहले मिली है, प्रायर मिली है, ठीक है, वही बताना है, ठीक है। तो एम से मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, आई से इंफॉर्मेशन, एम से मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, आई से आइडेंटिफिकेशन, एम से मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, आई से आइडेंटिफिकेशन, एम से मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, आई से आइडेंटिफिकेशन। ओ से सर क्या है, ओ से ओपिनियन, कि हम कोई भी ओपिनियन नहीं दे रहे, इस अदर इंफॉर्मेशन पे हम कोई भी ओपिनियन नहीं दे रहे। ए से क्या है सर, ए से ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अदर इंफॉर्मेशन के लिए ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो केवल रीड करेगा अदर इंफॉर्मेशन को और देखेगा कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। आर से क्या है सर, रिजल्ट ऑफ ऑडिटर्स रिव्यू, कि ऑडिटर ने जो भी अदर इंफॉर्मेशन पढ़ी, तो उसका क्या रिजल्ट आया फाइनली, कि या तो कोई गलती एग्जिस्ट करती है, या फिर कोई गलती एग्जिस्ट नहीं करती। दो ही तो रिजल्ट होंगे, या तो कोई गलती एग्जिस्ट करती है या फिर कोई गलती एग्जिस्ट नहीं करती अदर इंफॉर्मेशन में। अगर कोई भी गलती एग्जिस्ट नहीं करती तो बोल देगा देयर इज नथिंग टू रिपोर्ट, वो स्टेटमेंट दे देगा, देयर इज नथिंग टू रिपोर्ट। पर अगर कोई गलती एग्जिस्ट करती है अदर इंफॉर्मेशन में, तो बताएगा, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन देगा उस अनकरेक्टेड मटेरियल मिस स्टेटमेंट का, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन देगा। तो ये दो ही केस है, या तो गलती एग्जिस्ट करती है या नहीं करती तो नथिंग टू रिपोर्ट, करती है तो डिस्क्राइब करेगा पूरा अनकरेक्टेड मटेरियल मिस स्टेटमेंट, पूरा डिस्क्राइब करेगा। तो ये हो गया अपना सर मियो एआर, एम से मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, आई से आइडेंटिफिकेशन ऑफ, कि जो भी बाद में मिला और पहले मिला। MIO से ओपिनियन हम कोई भी नहीं दे रहे। MIO AR, ए से ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अदर इंफॉर्मेशन को लेके। आर से रिजल्ट ऑफ ऑडिटर रिव्यू, क्योंकि या तो गलती एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है ना। एक बार पॉज करके पढ़ना हो तो पढ़ लो, बाकी सिंपल है जो मैंने बताया उसी टाइप का क्वेश्चन, एक बार पॉज करना हो कर लो, नथिंग टू रिपोर्ट, ठीक है, ये मैं बता दूंगा। और कभी भी रिपोर्टिंग में कुछ अलग हो, कि अदर इंफॉर्मेशन के केस के अंदर कभी भी रिपोर्टिंग के अंदर अलग हो, लो रेगुलेशन कुछ और बोल रहा है, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग कुछ और बोल रहा है, अदर इंफॉर्मेशन में लो एंड रेगुलेशन कुछ और बोल रहा है, अदर इंफॉर्मेशन के लिए लो एंड रेगुलेशन मुझे कुछ और करने को बोल रहा है और स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग मुझे कुछ और करने को कह रहा है। तो उस केस में मैं आइडेंटिफाई करूंगा कितनी इंफॉर्मेशन मुझे प्रायर टू डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट मिल गई, मेरी क्या ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ में मैंने उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करके क्या आउटकम आया। अगर ये मिनिमम चीज़ें कंप्लीट हो गई, ये मिनिमम चीज़ें मेरी ऑडिट रिपोर्ट में है, तो ही मैं ये वर्डिंग यूज लूंगा दैट ऑडिट इज कंडक्टेड एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। मतलब कभी भी लो रेगुलेशन और स्टैंडर्ड ऑडिटिंग अलग अलग बोले तो आप स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को तभी यूज में लोगे, मतलब स्टैंडर्ड ऑडिटिंग का नाम आप ये तभी बोलोगे कि आई हैव कंडक्टेड ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड ऑडिटिंग, आप तभी बोलोगे जब ये तीनों चीजें आपकी ऑडिट रिपोर्ट में क्या चाहिए, कि मेरे को ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के पहले कितनी इंफॉर्मेशन मिल गई, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस पर, और क्या आउटकम आया फाइनली उससे। सिर्फ अपनी ऐसे 700 की पूरी सीरीज खत्म हो गई। अब कुछ दूसरे मैटर है जो आईसीए ने इस चैप्टर में दिए जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मेरा फर्ज बनता है मैं कराऊंगा और इसको थोड़ा सा जल्दी लूंगा, ठीक है ना। सर देखो, सर आईसीए बोलता है कि डिफरेंस बताओ क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में और नोट्स टू अकाउंट्स में, मतलब नोट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में। सर क्वालिफिकेशन में कब करता हूँ ऑडिट रिपोर्ट में, जब कहीं पे भी डिसएग्रीमेंट हो, मैनेजमेंट कुछ और बोल रही है मैं कुछ और कर रहा हूँ, तो उस केस के अंदर मैं क्वालिफिकेशन कर देता हूँ, सीधी बात है क्वालिफाई कर देता हूँ। उसमें मैं कौन सा फ्रेज यूज लेता हूँ, एक्सेप्ट फॉर। कौन सा फ्रेज यूज नहीं ले सकता मैं, विद द फॉरगोइंग एक्सप्लेनेशन और सब्जेक्ट टू, ये मैं यूज नहीं ले सकता, अपनी बात हो गई। और नोट्स टू अकाउंट्स में क्या होता है, जहाँ पे मैनेजमेंट अपना नोट्स टू अकाउंट्स बनाती है, मैंने अगर कोई चीज क्वालिफाई करी है,
तो मैनेजमेंट अपने नोट्स टू अकाउंट्स में समझाएगी, यूजर को कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देगी जिस चीज के लिए, मतलब मैनेजमेंट अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू भी तो बताएगी। मैनेजमेंट, मैंने तो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन दे दिया, अब मैनेजमेंट को अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू भी तो बताना है इस क्वालिफिकेशन को लेके, तो मैनेजमेंट अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू बताएगी उस क्वालिफिकेशन को लेके नोट्स टू अकाउंट्स में, एक्सप्लेन द व्यू पॉइंट, ठीक है ना, जहां पे भी डिफरेंस था ओपिनियन में ऑडिटर और मेरे बीच में। सर अब कुछ डिफरेंस, ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है, सर्टिफिकेट क्या होता है, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा जितना क्लास में पढ़ाया था मैंने। अब देखो ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है, जहां पे आपको ओपिनियन इशू करनी होती है, जजमेंट लेना होता है, आपको ओपिनियन इशू करनी होती है, आपको बहुत सारी जगह जजमेंट लेना होता है, आपको ओपिनियन देना होता है विद ड्यू केयर एंड स्किल, विद ड्यू केयर एंड स्किल, मतलब आपको ऑडिटर को ओपिनियन देनी है, ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर को ओपिनियन देनी है जजमेंट के हिसाब से, ड्यू केयर एंड स्किल रखना है, ठीक है, ड्यू केयर, ये सेक्शन 143 के हिसाब से होती है, मतलब सेक्शन 143 बोलता है कि ऑडिटर को रिपोर्ट इशू करनी है। पर जो सर्टिफिकेट है वहाँ पे कोई भी जजमेंट नहीं लगता, वहाँ पे कोई भी जजमेंट नहीं लगता, वहाँ पर आपको बस एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट चेक करना है, एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट, कि अगर मेरे को किसी ने बोला कि तू चेक करके दे दे जितने भी सेल्स के इनवॉइस है, जितने भी सेल्स के इनवॉइस है उसको चेक करके दे दे अकाउंटिंग सिस्टम से, कि अकाउंटिंग सिस्टम में बिल्कुल सेल्स का इनवॉइस सही चढ़ाया नहीं चढ़ाया, तो मुझे बस चेक करके बताना है कि हाँ ये सही है, ये सही है, ये सही नहीं है, बस ये बताऊंगा मैं, मेरे को कोई ओपिनियन नहीं देना, कुछ नहीं देना, मुझे बस एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट बताना है, डू नॉट इन्वॉल्व एनी एस्टिमेट, डू नॉट इन्वॉल्व एनी एस्टिमेट और ओपिनियन, ठीक है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है जब भी मेरे को न्यूज़पेपर में कोई फिगर देने होते हैं, फिगर देने होंगे सर्कुलेट करने के लिए, तो उसका एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा चार्टेड अकाउंटेंट से, ठीक है ना। जैसे वही डॉक्यूमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेरे को चेक करके बताना है, एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट बस एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट होता है सर, ये एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट होता है। इसमें एग्जांपल क्या है, जब भी मुझे फिगर सर्कुलेट कराने हैं न्यूज़पेपर के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट को चेक करके, ये सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट के हिसाब से होता है। सर्टिफिकेट के भी कुछ एग्जांपल है, जैसे सेक्शन 66 के अंदर कोई सर्टिफिकेट इशू करना होता है जब शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। सर और कुछ डिफरेंस एक बार और देख लो सर, रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर्स और टीसीडब्ल्यूजी को रिपोर्टिंग, सर जो शेयर होल्डर को रिपोर्ट करते हैं वो किस में करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट में, ऑडिट रिपोर्ट सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट डील करता है। जो टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करते हैं वो किस में करते हैं अपन, ए से 260 के हिसाब से टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करते हैं। तो इसके अंदर अपन क्या बताते हैं, शेयर होल्डर को अपन ऑडिट रिपोर्ट में बताते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। टीसीडब्ल्यूजी को क्या बताते हैं, नेचर, टाइमिंग, स्कोप ऑफ ऑडिट और बहुत सारी चीजें, तो रिपोर्ट करते हैं अपन टाइमिंग, स्कोप ऑफ ऑडिट वगैरह। ये एक पब्लिकली सब लोगों को अवेलेबल होता है ये वाला डॉक्यूमेंट, ये प्राइवेट होता है, ये प्राइवेट होता है, ठीक है ना। सर ऑडिट क्वालिफिकेशन और ईओएम में क्या डिफरेंस है भाई, इसको ऐसे 705 डील करता है, इसको 706। जब भी मटेरियल स्टेटमेंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो ऑडिट क्वालिफिकेशन देता हूँ, जब भी मेरे को यूजर का अटेंशन ड्रॉ करना होता है जो फंडामेंटल होता है यूजर के अटेंशन का, तो ईओएम ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना। जब ऑडिटर को लगता है कि एफएस में मटेरियल स्टेटमेंट है तो मैं क्वालिफिकेशन दूंगा, और जब मेरे को अटेंशन देना होता है किसी मैटर के लिए तो ईओएम दूंगा। जबरदस्ती बातें घुमा के लिखिए। डन सर, ये भी हो गया है, हाय राम। आ जाओ अब इसे 800 पे आएंगे।